अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहम्मद शोएब। किरण, वैसे आपकी कॉफ़ी कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कॉफी पूछते नहीं है, मंगवाते हैं। शुक्रिया। पीकर आई हैं। याद पीकर आई हैं आप। ये याद रखिएगा कि अगर आप कॉफी पीने के बाद में स्टूडियो में दाखिल हो और अगर आपसे साथी एंकर पूछे कि आपकी कॉफी कहाँ है, तो आप उससे फौरी तौर पे शिकवा कर दें, मेरी कॉफी कहाँ है। तो मेरे पास कॉफी नहीं है। तो फिर क्या है? ग्रीन टी है। ग्रीन टी है तो कॉफी मंगवा ले मेरे लिए, मुझे भी चलेगा। मैसेज जा चुका है, कॉफी आने वाली है। मैसेज जा चुका है, कॉफी आई नहीं है, आने वाली है। वैसे बड़ी तब्दीली आई और हम उसी की बात कर लेते हैं। कौमी टीम जीत गई, पाकिस्तान आया एक कदम आगे, जनूबी अफ्रीका को इवेंट से बाहर किया, लेकिन ये कदम थम भी सकते हैं, आगे बढ़कर लड़खड़ा भी सकते हैं। बहुत सारे अगर और इसके साथ कई मगर खड़े हैं। सरफराज 11 को इवेंट में रहना है तो इसके लिए उनको बहुत अच्छा खेल पेश करना होगा, बड़ा हौसला दिखाना होगा। एक अगर ऐड कर दूं किरण, प्लीज प्लीज। आर्मी चीफ अगर चले जाए अगले मैच में भी तो फिर मैच हम जीत जाएंगे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं। बहुत खुशगवार किस्म की याद बनी है सारे लोगों की इस मैच के बारे में, लेकिन जब जहां फूल आते हैं ना, उसके साथ साथ कुछ कांटे भी आते हैं। एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था, मैं आपको याद दिला देती हूँ उसके बारे में। सरफराज अपने बेटे को उठाए जा रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था वो मंजर। एक फ़ैन आए, उन्होंने इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, नाजेबा ही नहीं गैर मुनासिब अल्फाज इनका इस्तेमाल किया। बाद में उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ गई, लेकिन बात इस तरह मैनेज नहीं होती। इस सारे वाक़े के बाद सरफराज ने सब्र किया, इज़्ज़त कमाई। शर्मिंदगी से बेहतर था भाई आप अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल कर लेते, और ये बात ख़ास तौर पर सोशल मीडिया सारिफीन के लिए। आप बात अच्छी कर लें, आप अगर कड़वी बात है उसको भी तरीक़े से कर लें। आप खड़े हैं किसी के साथ में और आप उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आप लिखते आए, तो ये बिल्कुल अलग बात नहीं होगी। जो आप कहते हैं, जो आप लिखते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है, फिर इस किस्म के वाक़यात सामने आते हैं। बहरहाल एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है, वो भी सुन लें। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली साहब को अपोजिशन की जानिब से इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहना बहुत बुरा लगा। उन्होंने सबको डांट दिया और कह दिया कि आइंदा इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कोई ना कहे। उन्होंने सबको रोक दिया। अब देखते हैं सेलेक्टेड की गर्दान बिना सॉरी के सुनाई देती है या अपोजिशन कासिम सूरी की झाड़ को सीरियस भी लेती है। ये भी देखना होगा कि अगर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहने पर आप पाबंदी लगाइए, क्या चोर, डाकू और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किसी की तरफ से भी कहना, उन पर भी पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी? एनीवेज, एक अहम और बड़ी मुलाकात हुई। मेरे कतर पाकिस्तान आए, जाते जाते पीएम को फुटबॉल टी शर्ट दी जिसके पीछे इमरान खान लिखा हुआ था। तो इमरान खान ने भी शानदार तोहफा दिया, कतरी मेहमान को अपने दस्तखत से सजा बैठ दिया। ये भी हुआ। और इसके अलावा हम जरा कराची की बात भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। हम ये कहते रहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में हम इस गर्मी को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये जरा देखिए। पुराने दरख्त जो बुजुर्ग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, लोग इनको इसी तरह से याद रखते हैं, हमें छांव देते हैं, हम इन्हें बेदर्दी से काटते चले जा रहे हैं। हम कितना बुरा कर रहे हैं ये अपनी ज़मीन के साथ में, अपने शहर के साथ में, अपने माहौल के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। भाई पुराने दरख्त हैं, इनको बिल्कुल ना काटें। खैर, मुझे ये लोग कह रहे हैं कि फौरी तौर पर ना आगे बढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा एक ही मामले के ऊपर बात करते रहने की। ठीक है, मैं एक अच्छी खबर दे देती हूँ। शादी का लड्डू किसने खाया मैं ये बता देती हूँ। माजी की अदाकारा अंजुमन शादी के बंधन में बंध गई। 63 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर के साथ में ब्याह किया, उनकी दुल्हनिया बन गई। ये एक अच्छी खबर आई और साथ में मैडम नूरजहां के बहुत सारे गाने याद आ गए। एग्जैक्टली। लेकिन आप क्विकली बढ़ते हैं नया दिन की टॉप स्टोरीज की जानिब। वालिद को 3 बार हार्ट अटैक हो चुका मगर जेल इंतजामिया ने नहीं बताया। मरियम नवाज का इल्जाम, साबिक वजीर आजम का जेल में चेकअप हुआ, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तर्जुमान शहबाज गिल का जवाब, नवाज शरीफ को तीसरे हार्ट अटैक की हकीकत क्या है जानिए कुछ देर बाद। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू, गली गली वारदातें, लेकिन आईजी सिंध सब अच्छा है का राग अलापने लगे। बोले शहर में क्राइम कम हो रहा है। माहौल खराब करने वाले प्लास्टिक पर इस्लामाबाद के दरवाजे बंद करने की तैयारी, 5 जून के बाद से प्रोडक्शन रोक दी गई। अगर आप घर का पंखा, एसी और लाइट्स बंद करना भूल गए तो परेशान ना हो, कराची के नौजवान ने इसका हल निकाल लिया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कंट्रोल करने वाली एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी।
महंगी बिजली और बढ़ते बिल से परेशान सारिफीन की मुश्किल हल, कैसे कर सकते हैं अपने बिजली के बिल को कंट्रोल, जानिए कुछ देर बाद प्रोग्राम नया दिन में। सबको इंतजार होगा कि जल्दी से हम आपको वो खबर दें कि बिल कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन हम उससे पहले आपको बता देंगे नवाज शरीफ की तबीयत से पहले दिल की बात। क्योंकि बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है कि उनकी तबीयत कैसी है, तबीयत अगर नासाज है तो क्यों है, और अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि मरियम नवाज ने 2 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वालिद की हालत तशवीशनाक है। वो ये कहती हैं कि उनको जो तीसरा हार्ट अटैक हुआ है वो अडियाला में हुआ है, और जेल इंतजामिया ने ना नवाज शरीफ को बताया ना मरियम नवाज को बताया, ये उन्होंने कहा। उधर वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने इन इल्जामात को रद्द किया, मुस्तरद किया। कहा मरियम नवाज वालिद की सेहत पर सियासत कर रही हैं। जेल में चेकअप हुआ है, उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। इनके लिए जेल के अंदर कार्डियो सेंटर बनाया गया भाई। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ तो खूब चटपटे खाने खा रहे हैं, तो अगर हार्ट अटैक हुआ है तो चटपटे खाने कैसे खा रहे हैं, और अगर चटपटे खाने खा रहे थे तो क्या इस वजह से हार्ट अटैक हुआ। तो जितने सवाल मरियम नवाज की स्टेटमेंट के बाद उठे ना, गिल साहब की गुफ्तगू के बाद भी उतने सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। हम सबका जवाब देंगे, सबका जवाब देंगे। शहबाज गिल तर्जुमान वजीर आला पंजाब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, समय का आपने वक्त दिया है। सर सबसे पहले बताएं कि क्या नवाज शरीफ को जेल में सही सहूलियात नहीं दी जा रही, क्योंकि मरियम नवाज के मुताबिक उन्हें तीसरा हार्ट अटैक हुआ है, तो लोग फिर सवाल उठा रहे हैं कि क्या हुकूमत को, इंतजामिया को रहम नहीं आ रहा उन पर। जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि नवाज शरीफ साहब का जो केस था वो हमने उनको एक खत लिखा था, जिसमें हमने उन्हें ऑफर किया था कि वो पंजाब के, पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल से अगर वो इलाज करवाना चाहें, प्राइवेट से, गवर्नमेंट से, हम उन्हें करवाने को तैयार है। हमने उन्हें ऑफिशियली एक खत लिखा था। उसके बाद हमने उन्हें यह भी कहा था कि अगर वो अपने डॉक्टर्स बाहर से बुलवाकर यहाँ इलाज करवाना चाहें तो हम वो भी करवाने को तैयार हैं। उन्होंने ये दोनों चीजें रद्द करते हुए उन्होंने क्या किया कि वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर उन्होंने ये जो सीक्रेट छुपा के रखा था मरियम साहबा ने, ये वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया। ना ही बाद में अभी जब हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी बेल की एप्लीकेशन दी, वहां पे भी ये सीक्रेट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये सीक्रेट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों रखा हुआ था। तो उन्होंने वहां पे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बेसिस के ऊपर बेल लेने की कोशिश की। आपको मैं बताता चलूं कि जो सहूलियात नवाज शरीफ साहब को मैसर हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी को नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान में किसी के करीब कार्डियो सेंटर नहीं बना हुआ, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए इस गवर्नमेंट ने पहले भी और अभी भी दोबारा एक कार्डियो सेंटर बनाया, जिसमें 21 कार्डियोलॉजिस्ट और 21 टेक्नीशियन ड्यूटी देते हैं शब रोज वहां पे पूरा हफ्ता। और ये फैसिलिटी किसी और शख्स के पास पाकिस्तान में, जेल तो क्या बाहर भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं है कि उनके इतने करीब तरीन एक कार्डियो सेंटर बनाओ। इसके अलावा आपको उनके जो मामूलात की चीजें हैं, आपको मैंने पिछले हफ्ते की उनकी हिस्ट्री बताई। एवरी डे माशाल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनको लंबी उम्र भी दे। एवरी डे ही इज ईटिंग ईदर चिकन और मटन। सो ऐसी सिचुएशंस में आप खुद ही देख सकते हैं उनका ब्लड प्रेशर कल का मैंने आपको बताया था 120/70 था। तो उनकी सेहत को इस टाइम कोई ऐसा खतरा नहीं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। ये सिर्फ और सिर्फ जब इनका पॉलिटिकल नैरेटिव खत्म हो गया है तो उसके ऊपर अब पॉलिटिक्स करने की, सेहत पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। ये बताएं, कुछ मालूमात तो आपने शेयर की है, नवाज शरीफ खाने पीने में बेएहतियाती कर रहे हैं। जरा ये नया दिन के नाजरीन को, समा के नाजरीन को बताइए कि नवाज शरीफ साहब जेल में खाना खा क्या रहे हैं और ये खाना आ कहां से रहा है। खाना उनका उनके घर से आता है रोज। मैं ये नहीं कहूंगा बेहतियाती कर रहे हैं, मैं कोई नहीं होता उनको ये कहने वाला। मैंने सिर्फ, मेरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन होने के नाते ये है कि मैं आवाम को बताऊं। जब वो कहते हैं 90% उनके वॉल बंद हैं, तो मैं आवाम को ये बताऊं कि उनसे उनका जो घर से खाना आता है, और अल्लाह उनको सेहत दे और वो रोज खाएं। मेरी तमाम दुआएं उनके साथ हैं। हर रोज उसमें गोश्त होता है और वो हर रोज गोश्त खाते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप इससे मुसलसल नून लीग की गलत बयानी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सेहत ख़राब नहीं है, वो तो नॉर्मल है और इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। अगर ऐसा ही है तब भी नवाज शरीफ के ज़ाती मौलज को मुलाकात से रोका क्यों जाता है? डॉक्टर क्या, वहां तो हर शख्स मिलता आके। सिर्फ ये जो पिछली एक वीक था, थर्सडे वाला दिन, उस दिन जेल में कोई ऐसे मामलात उनके थे, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी के इशू होते हैं कि हम वहां हजारों लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते। इनका आप गलत बयानी इस सिमत देखिए, एक तरफ कहते हैं शदीद तबीयत खराब है, दूसरी तरफ 100 लोग जाके मिलते हैं, तो किसी को नहीं रोका गया, उनके डॉक्टर उनको अक्सर मिलते हैं।
तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल साहब हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि सारे का सारा अमला यहाँ पर मौजूद है, बेहतरी सहूलतें हैं, खाना घर से आ रहा है, तो फिर इल्ज़ाम हमको क्यों दिया जा रहा है? अगर तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो वैसे तबीयत इतनी ख़राब नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में ये भी बताया। शोएब, बात अभी भी ना मुकम्मल नहीं हुई है। बात यह है कि खाने के ऊपर तनकीद थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से हो ही रही है, सवालात बहुत सारे हैं। तो हार्ट पेशेंट हैं, खाना क्या है, और इस सिलसिले में ज़रा सा तफसील से बात करना ज़रूरी हो गया है। बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें और आपको बता सकें कि अगर एक हार्ट पेशेंट मेड बी नवाज शरीफ और समबडी एल्स तो क्या डाइट प्लान होना चाहिए, और अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर क्या केयर होनी चाहिए। डॉक्टर सैयद जाहिद जमाल साहब, प्रोफेसर NICVD में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, कैसे हैं आप? सर, गुफ्तगू आप भी सुन रहे होंगे शहबाज गिल साहब की, वो मटन और चिकन कहते हैं, तो सर मटन चिकन का नहीं खा सकता हार्ट पेशेंट? देखिए, इनको तो हार्ट डिजीज़ हो चुकी है, मतलब जो भी हाई फैट डाइट खाएगा उसको तो हार्ट डिजीज़ बहुत तेज़ी से होती है। ओके। एक हार्ट के मरीज़ को पहली चीज़ तो डाइट है ना। ओके। तो अगर डाइट ही फॉलो नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स तो उसको मज़ीद हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ बढ़ने का, और जिसका बाईपास हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, वो सब ग्राफ बंद हो जाते हैं अगर आपने खाना पीना और एक्सरसाइज नहीं किया। सही। सिर्फ दवा नहीं है और सिर्फ एंजियोप्लास्टी और बाईपास इलाज नहीं है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट जिसके पहले सर्जरी भी हो चुकी हो, स्टेंट भी डल चुके हैं उससे पहले, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हार्ट अटैक हुआ और उसे मालूम ना हुआ कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक की 3 चीज़ें होती हैं। एक तो अलामतें होती हैं, अलामतें ही मुख्तलिफ होती, ज़रूरी नहीं सीने में दर्द, पसीने आए, कमज़ोरी लगना, कुछ भी अलामतें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ दिल की पट्टी कराना होता है, वो भी अगर नॉर्मल आए तो फिर ब्लड टेस्ट होता है। एक बात आपकी कट रही है ना, इसके साथ में इसका जवाब भी दीजिएगा। मरीज को खुद नहीं पता चला, वो जो डॉक्टर्स इतने अच्छे से बिठाए हुए हैं 21 के करीब, ना उन्होंने दवाइयाँ आगे पीछे की, ना उन्होंने खाने में कोई उनको कहा कि थोड़ा सा एहतियात कर लीजिए, ये खा लीजिएगा, ये भी खाइएगा, साथ में ये भी खा लीजिएगा, ये भी बता दें। देखिए, खाने के शौकीन उनको आप नहीं रोक सकते। लोग ICU के अंदर भी सिगरेट पीते हैं, ठीक है ना, जिनकी आदत पड़ी होती है खाने की, उसके बगैर रह नहीं सकते। बचा गए ना इस पे? नहीं, मतलब ये तो आदत है, ICU विजिट करना पड़ेगा। नहीं, पूरा केस समझना पड़ेगा मुझे। ओके। जी। लेकिन जितना आप समझ पाए हैं डेफिनेटली फ़ौरन खाने से तो हार्ट अटैक नहीं होगा ना, किसी को मटन खा लेगा तो, ठीक है ना, वो स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो और जाहिर सी हार्ट अटैक ब्लड टेस्ट से पता चलता है। अगर ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है और ब्लड टेस्ट में आ गया तो फिर तो हार्ट अटैक की ज़रूरी नहीं है कि सीवियर अलामतें हों। तो 2 किस्म के अटैक होते हैं, एक सीवियर किस्म का होता है, नाली पूरी बंद होती है, एक में नाली में आके कचरा फंसता है और उसमें ब्लड टेस्ट से पता चलता है। तो 2 किस्म के हार्ट अटैक होते हैं। दूसरा वाला पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है बगैर टेस्ट के, बगैर हॉस्पिटल में। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के मामले में एक तरफ उनकी तबीयत है और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट है ना, थोड़ी तबीयत का हाल वहाँ से पता चलता है, थोड़ा अहवाल यहाँ से पता चलता है। ये फरमाइएगा, एक हार्ट पेशेंट है और उसको महीनों से नज़ला, खांसी, बुखार है, ये कितना प्रॉब्लमेटिक है, और क्या इसका वाकई दिल पर कोई असर होता है? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब 2 किस्म का नज़ला बुखार अगर तेज़ हो तो हार्ट डैमेज होता है, उससे मायोकार्डाइटिस कहते हैं जिसको, मतलब हार्ट के मसल कमज़ोर हो जाते हैं अगर नज़ला बहुत लंबा चलता हो। और कोई भी दिल की धड़कन, जो हार्ट का मरीज़ हो जिसकी बुखार नज़ले की वजह से दिल की धड़कन अगर तेज़ चलती हो तो हार्ट पे ज़ोर पड़ता है, उसकी वजह से भी इनडायरेक्टली इन्फेक्शन या कोई निमोनिया, इससे भी अगर बहुत सीवियर किस्म का उससे हार्ट अटैक हो सकता है। एक मतलब प्रेसिपिटेट करता है। सही है, हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं, उसमें चांस बढ़। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, एक पेशेंट बाईपास हुआ, स्टेंट भी डले हुए हैं, तबीयत नासाज है, डाइट प्लान क्या होना चाहिए ऐसे मरीज का? देखें, पूरे हॉस्पिटल में पहली चीज़ तो यहाँ न्यूट्रिशन, ये तो हॉस्पिटल में नहीं है, सही है, ये जेल में है या जो भी घर पे है, वहाँ डाइट प्लान तो जो घर वाले लेके आते हैं, ठीक है ना। तो आइडियली अलाउ करना चाहिए इस तरह घर से कुछ भी आए और वो खा लें, एक प्रॉपर्ली डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। देखें, मरीज़ को खुद पता होना चाहिए ना, जिसका बाईपास हो चुके हैं, जो प्लास क्या चीज़ उसकी अच्छी है। हम मरीज़ को एडुकेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। मरीज़ के सामने आप निहारी पाए सब रख दें, वो तो क्यों मना करेगा, उसके पास चॉइस नहीं होनी चाहिए ना ऐसी चीज़ों की। सब दें ही वो जो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए बेहतर है। बिल्कुल, तो ये तो घर वालों को खुद सोचना चाहिए उनके मरीज़ के लिए क्या अच्छा है, मरीज़ को खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। 21 डॉक्टर्स हैं और वो जो उनके जाती नॉलेज हैं, ये सारे के सारे मिलकर भी उनको ये नहीं बता पा रहे कि ये मत खाइए। बिलखुसूस में जाती नॉलेज की बात कर रही हूँ। ये बता तो पा रहे होंगे, मरीज़ की चॉइस है ना, यू कांट फोर्स पीपल। डॉक्टर्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स। हम बता सकते हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मरीज़, हमारे इतने मरीज़ नॉन कंप्लाइंट होते हैं, वो सुनते हैं, फीस भी देते हैं, सब बातें सुनते हैं, 15 दिन के बाद फिर वही नजर आते हैं, वो हर जगह खाते हैं। और ये सारी गुफ्तगू गैर सियासी। लेकिन लास्टली एक कमेंट और कर दीजिए, अगर 21 कार्डियोलॉजिस्ट को मालूम नहीं है कि हार्ट अटैक हुआ है, पेशेंट को मालूम नहीं है हार्ट अटैक हुआ है, किसी और को कैसे मालूम हो जाता है कि हार्ट अटैक हुआ है? ओनली वे कि उनका अपना फिजिशियन है ना, सिर्फ वो बता सकता है ना, उसको सामने वो पिक्चर में नहीं है। ओके,
वो बता दे, ब्लड टेस्ट बता दे, बहुत सिंपल है आजकल किसी को बताना अटैक हुआ है कि नहीं है। ओके, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गया कि ट्रोपोनिन इसमें आ गया पॉजिटिव, तो हार्ट अटैक नो वन कैन चैलेंज। ओके, बहुत आसान है। ठीक है, फिर कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं रहती, बट चीजें सारी क्लियर हो जाती। थैंक यू सो वेरी मच सर कि आपने क्विकली हमें समझा दिया कि एविडेंस ब्लड टेस्ट एंड ईसीजी उससे सामने मालूम हो जाता है। और इसके अलावा किसी हार्ट पेशेंट को अगर थोड़ी सी नॉलेज चाहिए थी तो वो भी मिल गई, ये भी हो गया। लेकिन टीम पाकिस्तान को कामयाबी की जरूरत थी, वो उनके दिल धड़क रहे हैं, हम सबके दिल धड़क रहे हैं, दोबारा धड़कना शुरू हो गए जो उन्होंने धड़कना बंद कर दिया था पहले, क्योंकि शाइनों की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और क्रेडिट गोज टू हारिस सोहेल, क्योंकि हारिस सोहेल परफॉर्म वेरी वेल और जनूबी अफ्रीका को 49 रन से हराकर आलमी इवेंट से बाहर कर दिया गया। ग्रीन शर्ट्स ने लॉर्ड्स के मैदान में जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 309 रन का हदफ दिया था और जिस तरह हमने कहा कि हारिस सोहेल ही प्लेड वेल, 89 रन की इनिंग्स खेली, मैन ऑफ द मैच करार पाए। और जब जीत इतनी अच्छी हो, उसका जश्न जारी हो, तो फिर उसके साथ साथ कुछ दिलचस्प किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर ना शरारतें बहुत शरारतें हो रही है। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर इमरान ताहिर, इनका जो जश्न मनाने का अंदाज है, इस पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं, बहुत मीम्स बन रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं, अच्छा ये सबसे मजे का था, कह रहे हैं ये ओवर एक्टिंग करते हैं। तो इमरान ताहिर की खिदमात से मुतालिक ये भी एक ट्विटर सारिफ ने कहा कि इन्हें तो चाहिए कि पाकिस्तान रेलवे इनको हायर कर ले। लेकिन लोगों का अंदाज देखे, कोई इनको सीव्यू पहुंचा रहा है, कोई चांद पे पहुंचा रहा है, कोई टॉम से मिला रहा है। वैसे टॉम याद आए तो जेरी भी याद आए। इससे पहले हम कहते हैं कि शाइनों की ऊंची उड़ान, लेकिन अब जरा वापस आपको लेकर चलते हैं जब तनकीद होती रही हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, क्योंकि जब हम एक मैच हारते हैं और अगर वो एक अहम मैच हो तो फिर खबरें आती हैं जी इख्तलाफात हैं, कुछ मामला खराब हैं, ऐसी अफवाहें आ जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि वो जो प्लेयर है ना, वो क्योंकि फलां शहर से है और इस शहर वाले क्रिकेटर को मौका नहीं दिया जा रहा, इसलिए ये मसाइल हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट इलाकाई तासुब का शिकार है? क्या तासुब होता है? नौजवान क्रिकेटर्स क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं आज। हम समझते हैं अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हम भी टीम में शामिल हो सकते हैं। उस तरह से मौका नहीं दिया जाता जिस तरह से दिया जाना चाहिए। दूसरे शहरों के प्लेयर्स फैसलाबाद, कराची, लाहौर, खुसूसन लाहौर, कराची से काफ़ी प्लेयर्स सेलेक्ट किया जाता है। वर्ल्ड कप का मौजूदा स्क्वाड देखना तो उसमें कोई मुल्तान का प्लेयर शामिल नहीं है, इसी वजह से मुल्तानी प्लेयर्स को ज़्यादा मौके नहीं दिए जाते। इनके मुकाबले में लाहौरी, कराची, बाकी प्लेयर्स होते हैं उनको ज़्यादा मौके भी दिए जाते हैं, उनको वैल्यू भी दी जाती है। जनूबी पंजाब से अच्छा खेलने निकले, फास्ट बॉलिंग और बैटिंग का यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, ग्राउंड्स की कमी आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड बहुत लो क्वालिटीज़ के हैं। फैसलाबाद एक बहुत टैलेंटेड यहाँ पे लोग पाए जाते हैं, हर फील्ड में फैसलाबाद में से लोग निकले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्रिकेट की वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। जिस तरह सईद अजमल ने भी एक अकेडमी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसको इतनी खास सक्सेस नहीं मिली। अगर यहाँ पे फैसलाबाद के लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से बहुत बड़े प्लेयर्स निकल सकते हैं। जी, हर प्लेयर पहले ट्राई करके कोशिश करके फिर ही मेहनत करके जाता है टीम में। इसी तरह हम भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हमारा भी शौक है कि हम भी पाकिस्तान की टीम में जाएँ, लेकिन जो है कि फैसलाबाद में क्रिकेट का बहुत कम मौका दिया जाता है दूसरे शहरों की निस्बत। दूसरे शहरों में लाहौर, कराची जो अहम बड़े शहर हैं, हमारे शहर के कम प्लेयर्स होते हैं जो पाकिस्तान टीम में भी हैं। एक सरफराज अहमद है, बाकी ज़्यादा दूसरे शहरों को तरजीह दी जाती है ज़्यादातर। हम बिल्कुल टीम में आ सकते हैं अगर हम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अगर हम अपनी प्रैक्टिस रखेंगे, नेट में अच्छी बॉलिंग करेंगे और अगर जहाँ हमें ट्रायल का मौका मिले हम अच्छी यहाँ परफॉर्मेंस देंगे तो हम जी बिल्कुल टीम में आ सकते हैं। बिल्कुल टैलेंट है और अगर हम मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान टीम में बिल्कुल आ सकते हैं। और जिस तरह आज हमने आपको आगाज़ में कहा था कि हम जानते हैं कि आप सब आज इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रेसिपी क्या है कि बिजली का बिल कंट्रोल किया जा सके। सबका कंसर्न है किरण, ये जब बिजली के बिल आते हैं 30-30, 40-40 हज़ार रुपये तो लग पता जाता है। सीरियसली बिल्कुल डबल आ रहे हैं बिजली के बिल, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई कैसे बिजली को आप बचा सकते हैं और बिजली के बिल से परेशान शहरियों को हम क्या बता सकते हैं? फवाद ज़ैदी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर लेकर गए और उन्हें बिजली के इस्तेमाल का तरीका बताया। क्या क्या हम मालूमात आज आपको दे सकते हैं, दिखा देते हैं। आइए सलीम भाई, हम आ गए हैं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तर्जुमान के इलेक्ट्रिक नूर अफशां। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके पास आज आया हूँ, ये हमारे दोस्त हैं सलीम भाई। इन जैसे लोगों को, और चूँकि इनका मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, और मिडिल क्लास फैमिलीज़ किस तरह से बचत कर सकती हैं, बिजली के भारी भरकम बिलों से निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल सलीम भाई, सबसे पहले मेरा ख्याल है ये समझने की ज़रूरत है कि बिल हमारा आता किस तरह है। जो भारी भरकम बिल की बात होती है वो कहाँ से आता है? दो जगहों से आता है। एक है कि हम बिजली को इस्तेमाल किस तरह करते हैं और हम बिजली को इस्तेमाल किन औकात में करते हैं।
पूरे पाकिस्तान के अंदर एक टाइम ऑफ यूज़ का निज़ाम है, जिसके तहत अगर बिजली का इस्तेमाल 6:30 से 10:30 बजे के दौरान होता है तो वो बिजली महंगी होती है। अगर हमें इस्तेमाल करने हैं ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले आलात, तो हमें इनका इस्तेमाल दिन के औकात में करना चाहिए और 6:30 और 10:30 बजे शाम में इनके इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। तो सबसे अहम चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये देखें कि हम बिजली किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कमरे से निकल रहे हैं और बत्ती ऑन छोड़ रहे हैं तो वो बिजली ज़ाया हो रही है और वो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसका किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा। अच्छा नूर, यानी आपने जो कहा कि 6:30 बजे से 10:30 बजे तक ये ज़्यादा जो बिजली कंज्यूम करते हैं वो आलात इस्तेमाल ना करें, तो इसका मतलब है इस्त्री, फ्रिज, पानी की मोटर और फिर इसके साथ साथ AC, ये हम बिटवीन 6:30 से 10 बजे तक ना चलाएं, 10:30 तक ना चलाएं, 10:30 तक ना चलाएं। अगर चलाएंगे तो इसका ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा। इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए अगर हम 10:30 के बजाय 11 बजे AC ऑन कर लें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। या पानी की मोटर सुबह को चलाएं, या वॉशिंग मशीन सुबह को चलाएं, या इस्त्री सुबह को करें, तो इससे भी एक फ़र्क पड़ता है। अब इसके साथ साथ हमने घर में किस तरह के बल्ब लगाए हुए हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे पुराने पीले वाले जो बल्ब हैं, या जिनको इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं, उनका इस्तेमाल को अगर कंपेयर करें आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी जो LED लाइट्स हैं या LED बल्ब्स हैं उनके साथ करें, तो LED 60% कम बिजली इस्तेमाल करती हैं लेकिन उतनी ही रोशनी देती हैं। यानी 60% कम बिजली का मतलब यह है कि जिसका बिल अगर 6,000 आ रहा था तो अब उसका बिल 2,500 आएगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट तो है, जितनी कम बिजली इस्तेमाल होगी उतना ऑब्वियसली आपके बिल के अंदर रिजल्ट तो नज़र आएगा। चलिए नूर अफशां, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके आने थैंक यू। अल्लाह आइए जी, अल्लाह हाफ़िज़। समझा, बल्कि आपको समझाने की कोशिश भी की किस तरीके से बिजली का बिल आप कम कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर किरण, जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ये पुलिस चीफ क्या कह रहे हैं, हक़ाइक़ कुछ है, इनकी बात कुछ है। क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की खबरें आती हैं, आए रोज आती हैं, हर घंटे आती हैं, लेकिन पुलिस चीफ कहते हैं नहीं सब ओके है, क्राइम तो कम हो रहा है। पिछले दिनों शहर में होने वाली कुछ वारदातों के वीडियोस आपके सामने रखते हैं। ये पहली वीडियो जो आपको हम दिखा रहे हैं ये सर सैयद टाउन की है, जहां दोस्त ना रहा, क्योंकि डाकुओं को देखकर फौरन घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। किरण, यहाँ पे ये सवाल उठाना चाहिए कि दोस्त मिला तो नहीं हुआ था 50-50 पे। हाय, आपने तो मजीद डरा दिया मुझे। ऐसे दोस्तों से गुरेज किया जाए जो दरवाजे बंद कर लेते हैं। बढ़ते हैं आगे, मेरा ख्याल है दूसरी वीडियो की तरफ। प्लीज, ये है दूसरी वीडियो। बफर जोन के करीब का है ये मकाम। यहाँ एक शहरी डकैती की वारदात बड़ी तसल्ली से करता दिखाई दे रहा है, देख रहा है कि सब कुछ हो रहा है, और फिर वो खुद भी उन डाकुओं का शिकार हो गया। जितने इत्मीनान से खड़े खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे, उतनी ही तसल्ली से डाकू इनको लूट कर चलते भी बने। तो इससे भी सीखने की जरूरत है। खुदा ना खास ऐसा कोई मामला देख लें तो आप खुद तो वहां से पहले साइड पर हो जाए, अपने आप को बचा लें, और कम से कम शोर तो मचा लें। एग्जैक्टली। अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जनाब। ये वीडियो है हुसैनाबाद की, जहां डाकू को शहरी ने दबोच लिया और फिर जाने नहीं दिया। तो ये जी शहरी ने कहा कि मैं अपनी मदद आपके तहत करूंगा। ये रिस्की होता है बहुत, लेकिन देखिए ये कर गए। ये एक मसला था, बड़ा मसला था, बड़ा ही मसला है। कराची के मसाइल ऐसे हैं कि सिर्फ आम शहरी नहीं बल्कि फनकार भी एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। शहजाद रॉय ने भी सोशल मीडिया मुहिम में इसीलिए तो हिस्सा डाला। अभी जो एक और मसला है, एग्जैक्टली अभी जो हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, ये तो एक शहरी जो कि कचरे के ढेर के सामने खड़ा होकर तस्वीरें अपलोड कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ शहजाद रॉय जिसका किरण जिक्र भी कर रही थी, अब वो भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। वो जगह जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर गंदगी, वहाँ पर तस्वीर खिंचवा रहे हैं और वो तस्वीर फिर सोशल मीडिया पर लगा भी रहे हैं, जस्ट टू लेट देम नो कि ये इशू है। बेसिकली अभी जो फुटेज है ना, ये शहजाद रॉय नहीं है, ये एक और शहरी है जिसने ये फुटेज लगाया और इसमें लिखा है सीएम तुसी जानी कमा किथे शॉर्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है उनकी शर्ट पे। मैं चाह रहा हूँ कि शहजाद रॉय की फुटेज भी आप चलाएं, जरा वो तस्वीर भी दिखाएं नाजरीन को। ये पहले एहतजाज हुआ, ये पहले एहतजाज हुआ, और फिर इसके बाद में ये हुआ कि शहजाद रॉय ने भी इस मसले के ऊपर बात की। उन्होंने भी ये देखिए शहजाद रॉय किस तरह से कराची के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, खास तौर पर गंदगी और कचरे की वो बात कर रहे हैं।
काश कोई रिमोट हो जिस पर आप ये बटन दबाए कचरा गायब हो जाए, सूरज का मसला हल हो जाए, बिल भी कम आ जाए और किरण की कॉफ़ी भी आ जाए। कॉफ़ी भी आ गई, सब कुछ हो गया और इसके अलावा बहुत कुछ हो गया। आपको पता है ये जो आप जिस मसले की बात कर रहे हैं ना कि हम घर से निकल गए और हम अपने अप्लायंसेस बंद करना भूल गए, मैं इस सिलसिले में बड़ी गजब की ऐप के बारे में जानकर आई हूँ। मैं चाहता हूँ किरण फिर दिखाएं ज़रा वो ऐप है क्या। अगर आप घर से निकल गए सुबह सवेरे जल्दी और अपने अप्लायंसेस को ऑफ करना भूल गए तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एसी, आपकी लाइट्स और दीगर अप्लायंसेस को ऑफ कर सकता है कौन? एक ऐप। और इसे तैयार किया है कराची के बासलाहियत नौजवानों ने। ये ऐप कैसे काम करती है, आप इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, घर से बाहर जाके भी अपने अप्लायंसेस को कैसे ऑफ कर सकते हैं, टाइमर कैसे ऑन कर सकते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए हम पहुंचे हैं मॉक्स लाइफ के दफ्तर। तो मजीद भी बात करते हैं और हम और आप मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि भरपूर फ़ायदा इस ऐप से हम कैसे उठा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम हैदर, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको आज डेमो दिखाने आया हूँ कि मॉक्स लाइफ किस तरह से काम करती है। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए और ख़ास तौर पर मुझे इस ऐप के बारे में बताइए जिसका इस्तेमाल करके मैं घर से बाहर जाके भी अपने अप्लायंसेस को ऑफ कर सकती हूँ। बिल्कुल, मॉक्स लाइफ एक पूरा इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपने घर की किसी भी अप्लायंस को, चाहे वो नॉर्मल अप्लायंस हो, उसको आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकती हैं, ऑटोमेट कर सकती हैं एंड मैनेज कर सकती हैं दुनिया में कहीं से भी बैठकर। यानी ये डिस्पेंसर हो गया, वाटर डिस्पेंसर हो गया, एसी हो गया, लाइट्स हो गई, टेलीविज़न हो गया, ये सब कुछ। बिल्कुल मतलब आपको कोई स्मार्ट एसी नहीं खरीदना अलग से, आपको कोई स्मार्ट टीवी नहीं खरीदा, आपका नॉर्मल एसी है, नॉर्मल टीवी है, हमारी आप डिवाइस लगा दें, उसको आप कहीं से भी बैठ के मैनेज कर सकती हैं, देख सकती हैं किसने चलाया, कितनी देर तक चला, उसने कितना बिल कंज्यूम किया, सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा चलिए, अब मुझे ना ज़रा ये अपने ऐप का जादू दिखाइए, कमाल दिखाइए, मुझे ये वाटर डिस्पेंसर और ये एसी बंद करके दिखाइए पहले। एग्जैक्टली। हालांकि मेरी ख्वाहिश नहीं है कि एसी बंद हो इस वक्त, लेकिन करके दिखाएं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपके पास सारी डिवाइसेस शो हो रही हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ब्लाइंड्स आ रहे हैं, लाइट्स आ रहे हैं, वाटर डिस्पेंसर आ रहा है। अब मैंने वाटर डिस्पेंसर भी हो जाएंगे इससे? जी, सारे के सारे ब्लाइंड्स भी हो जाएंगे। वाटर डिस्पेंसर आ रहा है, मैंने वाटर डिस्पेंसर को यहाँ से ऑफ़ किया और आप देख सकते हैं ये ऑफ़ हो गया है। उसके बाद मैं एसी पे जा रहा हूँ। हमारी जो डिवाइस है वो एक ही वक्त में आपके रूम में चाहे जो भी चीज़ रिमोट से चलती है वो सब चला सकती है, जैसे कि टीवी, एसी, म्यूज़िक सिस्टम, प्रोजेक्टर, जितनी भी चीज़ें सिर्फ एक डिवाइस से चलती हैं। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल मैं एसी में गया, मेरे पास एसी आ गया, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया ऑफ़, तो ये आपका एसी ऑफ हो गया। वाओ, फ़ौरन ऑन करें इसको प्लीज़, इसी से करके दिखाएं। ये मैंने ऑन कर दिया। ये और ये मुझे कुछ ये ब्लाइंड्स के बारे में और लाइट्स के बारे में बताइए। बिल्कुल, एक और फीचर मैं बता देता हूँ। हमारे पास है सीन्स हमने बनाए हुए हैं अपनी ऐप के। फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर जा रही हैं और आप चाह रही हैं आप एक एक लाइट बंद करें, हमने आपको सीन्स का ऑप्शन दे दिया है। आप एक ही पुश ऑफ बटन पे पूरे घर की लाइट्स एक साथ बंद हो जाएंगी या खुल जाएंगी, जैसे भी आपने सेट किया। जैसे हमने एक सीन बनाया डे टाइम सीन, अब मैं डे टाइम सीन पे क्लिक करूँगा तो लाइट्स बंद हो जाएंगी और ब्लाइंड्स खुल जाएंगी। और ये हो रहा है मतलब आप अभी चूँकि बाहर की लाइट इतनी एम्पल अवेलेबल है जिसकी वजह से आपको अपनी लाइट चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एनर्जी सेव भी कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है, ये एनर्जी हम इस तरह से सेव कर रहे हैं और हम डे लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुझे बताइएगा, ये छत के ऊपर ये जो लाइट्स के साथ में आप लोगों ने कर रखे हैं, वायरिंग्स, अलाइनमेंट्स, ये सारी थोड़ी एक्सप्लेन करें इसको। ये तो सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट है, ये सिर्फ हमारे ऑफिस का आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, ठीक इसका है, सिस्टम के साथ ताल्लुक नहीं है, बट ये सारी नॉर्मल लाइट्स लगी, सारी नॉर्मल लाइट्स हैं। वो जो डिवाइस आप लगाते हैं वो हर अप्लायंस में, हर लाइट में अलग अलग होती है? नहीं, आपके पास ऑप्शन होता है। नॉर्मली ये होता है कि अगर आपने लाइट्स कंट्रोल करनी है तो हम आपको एक स्विच बोर्ड देते हैं, तो आप अपना पुराना स्विच बोर्ड हटा के हमारा स्विच बोर्ड लगा देंगे तो सारी लाइट स्मार्ट हो जाएंगी। सामने हमारी प्रोडक्ट लाइन पड़ी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ क्या करती है। अच्छा, और ये बताइएगा कि मुझे थोड़ा सा क्लियर करें इसको, ऐप मेरे मोबाइल में है, एक डिवाइस पूरे घर के अप्लायंसेस को ऑपरेट कर रही है कुछ इस तरह से, या क्या है? अच्छा, एक आपको एप्लीकेशन मिलती है और उसके साथ जो अप्लायंस वो कंट्रोल करनी है, हर अप्लायंस के लिए आपको डिवाइसेस, हमारी एक प्रोडक्ट बास्केट है, उसमें से हम चूज़ करके देते हैं कि आपको ये डिवाइस सूट करेगी लगाने के लिए, जिससे आप वो कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक ऐप है और एक डिवाइस है। एक ऐप है, एक डिवाइस है। और ये बताइए कि इसके अलावा हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता ही है कराची में लाइट का आना और पानी का आना न आना, ये दो प्रॉब्लम्स हैं। पानी आता है अपने वक्त से, कभी कभी आप रात को सो रहे हैं और प्रॉब्लम्स में, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? अच्छा, इसमें जैसे मेरे अपने घर की एग्जांपल है, हमारे पास पानी आता है रात को 3:30 बजे और वो 20 मिनट के लिए आता है, तो उसके लिए मेरी बहन को जागना पड़ता है।
कि वो पानी आएगा तो मोटर खोलनी है। तो हमारे पास एक स्मार्ट प्लग है जिसके ज़रिए आप टाइमिंग स्केड्यूल सेट कर लें कि हर वेडनेसडे या हर थर्सडे रात को 4:30 पे मोटर खुलेगी और 5 बजे बंद हो जाएगी। तो ये आप ऑटोमेटेड हो गया, अब उसको जागना नहीं पड़ता, वो आप किसी भी चीज़ पर स्केड्यूल लगा सकते हैं। ये आप जो मुझे बता रहे हैं, कुछ आप मुझे किसी डॉक्यूमेंट दिखा भी सकते हैं? आइए प्लीज़ मुझे समझाइए थोड़ा सा। हम आपको एक रिपोर्ट देते हैं जिसके अंदर हम आपका पास बिल्स का डेटा लेंगे कि आपके पुराने बिल्स इतने आ रहे हैं, फिर हम आपको ग्राफ बना के दे देंगे जैसे ये इस ऑफिस का हो। इसमें ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ एसीज़ जो है ना तकरीबन आपके 39% ऑफ पावर कंज्यूम कर रहे हैं, यह मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका ये करंट लोड आ रहा है, हमने आपको अपनी डिवाइसेस रिकमेंड करी जिसका आपका लोड इतना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इस ऑफिस में आप पर मंथ 10,000 रुपये सेव कर रहे हैं ये डिवाइसेस लगाने से। अच्छा, एक और हमारे पास फीचर है एनर्जी मॉनिटरिंग का। उसके अंदर हम अपने एनर्जी मॉनिटर्स लगाते हैं आपकी किसी भी अप्लाइंस में, हम आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं स्टेटिस्टिकली कि आपने इतना बिल कंज्यूम किया, ये अप्लाइंस सबसे ज़्यादा बिल खा रही है, इसको आप इतने उससे कम कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आप के इलेक्ट्रिक से मैच कर सकते हैं कि मेरा एक्चुअल बिल इतना आया है, के इलेक्ट्रिक ने इतना भेजा है मुझे। और इस सब के ऊपर, इस ऐप के ऊपर आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? जी, हमें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने रिसेंटली 4 महीने पहले लॉन्च किया था, तो हमारे पास एक बैंक ऑन बोर्ड है, वो बैंक जो है हमसे अपनी ATM की ब्रांचेस को ऑटोमेट करवा रहा है। मतलब उनके पास एक इशू है कि रात को ATM के अंदर ACs फुल ऑन चल रहे होते हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी छोटी कंपनीज़ हैं जिनको हमने एनर्जी ऑडिट किए हैं, उनके पास वो भी कर रहे हैं। अच्छा चलिए, एक बात बताइए, मैंने घर से बाहर निकलकर अपने सारे के सारे वो अप्लाइंसेस जो मुझे ऑफ़ करने थे और मैं भूल गई थी और उनको मैंने जो है ना ऑफ़ कर दिया, ये उन लोगों का कोई इलाज है आपके पास जो दरवाज़ा लॉक करना भूल जाते हैं? एग्जैक्टली हमारे पास स्मार्ट लॉक का सिस्टम भी है, तो उसमें यह है कि आप रिमोटली, आप घर पे नहीं है, कोई आना चाह रहा है, चाबी आपके पास है, तो आप उसको रिमोटली उसको अनलॉक कर दें, उसको आने दें, उनको लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस दे दें। तो लॉक्स के भी सिस्टम। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे और हमें इस ऐप के बारे में बता रहे थे। क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त ऐप। किरण, आप तो तसल्ली से सीख कर आएंगे। लेट्स सी कि अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो भी यूज़ करेगा तो वो कैसे कितना खुश होता है। एनीवेज मैं तो खुश हूँ, मैं यूज़ करूँ। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं, मौसमियाती तब्दीली का जिक्र करते हैं। ज़ाहिर है दुनिया भर पर इसका असर है और अब हिमालय के ग्लेशियर्स, इससे मुतालिक तहकीक हुई है और ग्लेशियर से मुतालिक इस तहकीक ने सबको परेशान कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंसदान, इन्होंने सैटेलाइट्स इमेज के जरिए ये बताया कि हिमालय के जो बर्फपोश पहाड़ हैं बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और अगर कंपेयर करें यानी लास्ट ईयर ग्लेशियर्स कितने पिघले थे, ज़ाहिर है ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो दरियाओं में पानी आता है, लेकिन 2 गुना तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इससे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना ये शदीद मुतासर होंगे। और यही नहीं, 40 साल से जारी निगरानी के बाद हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि हिमालयन ग्लेशियर से सालाना 32 लाख ओलंपिक स्विमिंग पूल्स के बराबर पानी निकल रहा है, जिसमें रवा साल तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अंदाज में उन्होंने बताया ना, ये उतनी तशवीशनाक बात है और ये जो फैक्ट्स आपने शेयर किए ना, ये हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा, यही सूरत हाल रही, तो जनूबी एशिया समेत पूरे एशिया में पानी की फराहमी का संगीन मसला पैदा हो जाएगा। इस्तेमाल करने के लिए, पीने के लिए पानी कम से कम होता चला जाएगा। हालिया 4 दहाइयाँ इनकी अगर बात करें तो ग्लेशियर्स की बर्फ़ का 1/4 हिस्सा पिघल चुका है। पाकिस्तान में पानी की कमी है, पड़ोसी मुल्क भारत जो उनका दिमाग न जाने कहाँ कहाँ लगा हुआ है, लेकिन 44% उनकी जो आबादी है वहाँ पर भी पानी का शदीद बहरान है। कुछ तवज्जो इस तरफ भी, नफरतें छोड़ें तो इस तरफ देखें वो। एग्जैक्टली और जिस तरह की हम खबर शेयर करें तो कल ही की बात है, शिश पर ग्लेशियर वो पिघल रहा है, बहुत ज़्यादा पिघल रहा है, बल्कि वहाँ से खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। हम चाहेंगे हम कल इस पर डिटेल से बात करेंगे। आप जरा बढ़ते हैं आगे और एक इंटरेस्टिंग से आपको खबर देते हैं। अमेरिकन माहिरीन इन्होंने एक रोबोटिक फिश तैयार कर लिया। सिलिकॉन फिश है, ना बैटरी है ना सेल है, इसमें बरकी माया है जो मछली को तवानाई फराहम करता है। दिलचस्प बात यह सब माया, और यही माया है जो पानी में आगे बढ़ने में मदद देता है। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इस कदर खूबसूरत सी ये मछली है। कॉर्नियल यूनिवर्सिटी में वाक़ ऑर्गेनिक रोबोटिक लैब, इसने लाइन फिश जैसा रोबोट बनाया जिसके ज़रिए रोबोट मछली ने बगैर तार के आगे बढ़ने का एक अहम संग मील अबूर कर लिया है, जो कि कई अरसे से एक चैलेंज था कि ऐसा करना है बट ऐसा हो नहीं रहा था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बैटरीज ऐसे आलात और रोबोट्स का वजन बढ़ा देते हैं और यूँ वो किसी काम का नहीं रहता। फिर कुछ भी कर लिया जाए तो रोबोट की हरकत, उसकी कारकर्दगी मुतासर होती है। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने 40 सेंटीमीटर तवील मछली सिलिकॉन से तैयार की है और ज़बरदस्त चीज़ हमको दिखा भी रहे हैं। ब्यूटीफुल।
शुएब, आपको पता है लोग किस तरह से परेशानी को बढ़ा देते हैं? लोगों की नासमझी। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ ना आपको। लिफ्ट देखिए, अब नासमझी है लोगों की, इसी के बायस दफ्तर में अपने फ्लोर पर देर से मैं पहुँच रही हूँ और इसी वजह से हमारे दफ्तर यहाँ पर लोग लेट आ रहे हैं। जो लिफ्ट जो है ना, ये ख़राब तो नहीं, अलबत्ता लोगों की गलत बटन दबाने के बायस हर फ्लोर पर रुक जाती है और एक इंसान की दफ्तर पहुंचते पहुंचते तक लेट लग जाती है। तो अगर आपको ऊपरी मंजिल पर आना है और हर फ्लोर पर आपकी लिफ्ट रुके चली जा रही है तो भाई फिर तो आप हो गए ना लेट। तो अगर आप उसमें सवार हुए और फिर आप अपनी डेस्टिनेशन तक देर में पहुंचे तो गुस्सा तो फिर आपको दूसरों पर आएगा ही। मैं इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमारे टीम मेंबर्स शाहरुख और यासिर फिरोज ने किया, आपके सामने रखती हूँ ताकि आज हम ये जान सकें कि लेट लगती क्यों है। लेट हो गया। नीचे जा रही है? जी नहीं भाई, ऊपर जा रही है। नहीं सॉरी, मुझे नीचे जाना था। नीचे जा रही है? अरे नहीं भाई, ऊपर जा रही है। सॉरी, मुझे नीचे जाना था। दो नहीं एक बटन, रोजाना हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे लिफ्ट कहते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर अगर उन्हें ऊपर जाना होता है तब भी अक्सर लोग एक के बजाय दोनों बटन दबाते हैं। यानी अगर आपको ऊपर जाना है तो बराए करम सिर्फ ऊपर का बटन दबाएं और अगर आपको नीचे जाना है तो सिर्फ और सिर्फ नीचे का बटन दबाएं। इससे आप भी ज़हनी अज़ियत से बचेंगे और जो लिफ्ट के अंदर या बाहर है उन्हें भी आसानी पेश आएगी। तो बेहतर यह है कि अपना टाइम बचाएं और दूसरों का टाइम बचाएं। और आपको जिस जगह जाना है, अगर आपको 13th फ्लोर जाना है और आप 2nd फ्लोर पे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर का बटन दबाएं और अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पे आना है और आप 7th पे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नीचे का बटन दबाएं। शुक्रिया। तो बिल्डिंग में हो यानी ऑफिस एरिया, ऑफिस वाली बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल एरिया, तो ये आज ये अहद कर लें, खुद से वादा कर लें कि जहाँ जाना है उत्ते तो बटन ही दबाना है, उत्ते जाना है उत्ते बटन, थल्ले जाना है थल्ले दा बटन, दो में बटन नहीं। और अपनी कंफ्यूजन की सजा दूसरों को न दें, कम से कम इससे ये भी पता चलता है। आप भी सफर करेंगे फिर एट द एंड आप भी सफर करेंगे। एनीवेज अब जरा बढ़ते हैं आगे। कराची से खबर है, माड़ीपुर रोड जल्दी से दे दे। ICI पुल इसके करीब पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज हुआ और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। जो दफातर जाने वाले थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है सऊद बिन मुर्तज़ा ने। सऊद, एहतजाज हो रहा है, मसाइल क्या हैं पहले ये बता दें और फिर एहतजाज की वजह से अब क्या मुश्किलात हैं उसका भी अहाता कीजिए। जी बिल्कुल, माड़ीपुर ICI का ये इलाका है, अहम शाहरा है कराची की, जो सुबह के वक्त तमाम दफातर जाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर जो अतराफ के इलाका मकीन है वो पानी और बिजली की अदम फराहमी के बायस एहतजाज कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई अरसे से पानी का मसला है जो है वो हल नहीं हो रहा और बिजली भी उसके साथ साथ उसकी आग मचोली जारी रहती है। पानी जिस दिन आता है तो उस टाइम बिजली चली जाती है, तो उसकी वजह से मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। मुजाहिरीन ने जो है KL और वाटर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी भी की है और एहतजाज के बायस माड़ीपुर और अतराफ में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया है। माड़ीपुर से जो रास्ता ICI और जो क्लिफ्टन की जानिब जाता है वो भी ब्लॉक कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ जो माड़ीपुर से आगे की जानिब जो रास्ता जाता है उस पर जो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस स्पॉट पर मौजूद है, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए यहाँ कोई नहीं आया। शुक्रिया सऊद, आपने अपडेट किया। कराची वालों की एक और परेशानी, और वो परेशानी बड़ी परेशानी, गर्मी का मौसम है, परेशान कर रखा है। अब सवाल ये है कि ये जो इतनी गर्मी पड़ रही है ये कितने दिन और परेशान करेगी और क्या कराची वालों को फिर बारिश मिलेगी, वो बारिश जो कि हमें अचानक से मिली है वीकेंड पे। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सके बारिश हो जाएगी और बारिश हुई। तो मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए मैं ज्वाइन किया है जवाद मेमन साहब ने। वेदर अपडेट का पेज भी आप रन करते हैं, वहाँ पर आप कंटिन्यूसली अपडेट्स करते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले सर मुझे ये बताएं, ये जो अभी बारिश हुई थी 2-4 रोज़ पहले, ये तो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे हम कि बारिश होगी, ये कैसे हो गई थी, कितों आई सी बारिश? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम बिल्कुल एंटिसिपेट इस बारिश को नहीं कर रहे थे, लेकिन आप यूजुअली देखें तो अभी प्री मानसून का सीज़न है और प्री मानसून की वजह से जो विंड शिफ्ट आता है, मैं पिछले कई दिनों से किरथर रेंज और बेला के आसपास की जो रेंज है उसमें डेली जो है वो थंडरस्टॉर्म डेवलप हो रहे हैं
और लकीली फ्राइडे वाले दिन वो थंडरस्टॉर्म की जो डेवलपमेंट थी वो कराची के काफ़ी करीब हुई। विंड कर्वेजेस की वजह से काफ़ी सपोर्टिव हमारा इन्वायरमेंट था, इस वजह से वो बादल जो है वो रैपिडली एक्सपेंड हुए और कराची की तरफ आए और हम सबको एक बहुत अच्छी बारिश नसीब हुई। ओके, आप मुझे ये बताएं कि कराची का मौसम अब 3-4 दिन कैसा रहेगा? आपकी कैलकुलेशंस, आपकी फाइंडिंग्स क्या बता रही हैं? कराची का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अगले 3-4 दिन तक काफ़ी अच्छा रहेगा। तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, रात के टाइम अर्ली मॉर्निंग के टाइम काफ़ी हद तक अच्छे बादल रहेंगे। इस दौरान हल्की फुल्की बारिश, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी काफ़ी इलाकों में हो सकती है। और ये जो ह्यूमिडिटी हो जाती है, चिप वाला मौसम, ये चलेगा या कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, ये ह्यूमिडिटी और चिपचिप वाला मौसम जैसा आपने बताया ये अगले कुछ दिन तक मज़ीद रहेगा, क्योंकि बारिश भी इसे धो नहीं पा रही। बिल्कुल। और कराची के अलावा जो दीगर शहर हैं, पहले सिंध और फिर बाकी प्रोविंसेस का भी बता दें कि वहाँ का मौसम कैसा है। बहुत ही हम पोल्स अपार्ट है पाकिस्तान में, टॉप का मौसम बहुत अच्छा है। सिंध के इलाकों में काफ़ी हद तक जो है मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन एक अच्छी खबर ये है थरपारकर रीजन में कि बे ऑफ बंगाल से एक वीक लो प्रेशर इस वक्त इंडियन गुजरात के करीब है, जिससे काफ़ी अच्छी पल्सेस जो हैं वो थंडरस्टॉर्म्स की सूरत में थरपारकर रीजन को इफेक्ट कर सकती हैं। तो थर, नगर पार्का और उसके आसपास के एरिया में काफ़ी अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये आइसोलेटेड एरियाज़ में होगी, वाइड स्प्रेड में इतना ज़्यादा कोई फ़िलहाल चांसेस नहीं है। ओके, बाकी सिंध की बात की जाए तो वो ड्राई और गर्म ही रहेगा अगले नेक्स्ट वीक तक। ओके, और बाकी प्रोविंसेस? बाकी प्रोविंसेस की बात की जाए तो हम नॉर्दर्न एरियाज़ में इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि मानसून अभी काफ़ी हद तक करीब आ चुका है। प्री मानसून जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है। तो नेक्स्ट वीक में गिलगित बल्दिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर, इन रीजन्स में प्री मानसून की बहुत अच्छी बारिश इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं। थोड़ा सा साउथवर्ड्स आते हैं तो इस्लामाबाद, पंजाब, अपर पंजाब, लाहौर रीजन्स में जो है यहाँ पर भी प्री मानसून बहुत अच्छा एक्टिव है। फैसलाबाद रीजन में तो यहाँ पर भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है। कुछ एरियाज़ में आंधी और डस्ट स्टॉर्म भी एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा, फर्दर डाउनवर्ड्स हम आते हैं बलूचिस्तान साइड पे, तो बलूचिस्तान में कोयटा, जोब, ये इन एरियाज़ में हल्की फुल्की बारिश एक्सपेक्टेड है। रेस्ट ऑफ द रीजन जो है वो फ़िलहाल ड्राई रहेगा। अच्छा, अब वापस आए ना, ज़रा कराची वापस आए, साहिल पर आए। हाई टाइड्स है ना, ऊंची ऊंची लहरें, लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, मौसम भी कुछ ऐसा है, तो मुझे ज़रा इन ऊंची लहरों के बारे में बता दीजिएगा। ख़तरा है, एहतियात बरतनी होगी? बिल्कुल, एहतियात तो हमेशा हमें बरतनी चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि हॉलीडे सीज़न है और डेली ही लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ तक तो काफ़ी हद तक जो है वो सी सरफेस हाई टाइड जो है वो नॉर्मल रहेगी। लेकिन नॉर्मल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल केयरलेस हो जाएं। हमेशा केयर आपने करनी है, ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं। इस बात को बखूबी ध्यान में रखिएगा कि वीकेंड तक कराची में काफ़ी तेज़ हवाएँ चलने के इम्कान हैं, जो कि 40, 55, 50 टू गस्टिंग हो सकती है। इस वजह से हाई टाइड में भी काफ़ी इजाफा होगा। तो वीकेंड पे स्पेशली नेक्स्ट सैटरडे संडे आपने बहुत ज़्यादा केयर से पिकनिक करनी है। ओके, और लास्टली बता दें कि स्पेसिफिक कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। अभी तो आप कह रहे हैं चीज़ें बेहतर हैं, लाइक सीवी पर इतना मसला नहीं है, लेकिन आप सैंड्स पर जाएँ, हॉक्स पे, तो वहाँ मसला ज़्यादा नज़र आता है। ये क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि वो बेसिकली फ़र्दर डीप आप साउथ चले जाते हैं और वो जो स्पॉट्स हैं वो फर्दर ओशन अरेबियन सी के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर विंड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, पानी काफ़ी ज़्यादा हद तक गहरा होता है, तो इस वजह से तेज़ हवा की वजह से वो इफ़ेक्ट एम्पलीफाई होता रहता है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। वहाँ पर ज़्यादा एहतियात करनी होगी, वीकेंड हो या वीकडे, अगर आप जा रहे हैं कहीं पिकनिक प्लान कर तो बी वेरी केयरफुल। स्पेशली जिस तरह उन्होंने बताया जो ये स्पॉट्स हैं सैंड स्पिट, हॉक्स बे और इसी तरह जो उसके आगे और दीगर स्पॉट्स हैं, वहाँ पर अगर जाएँ तो बहुत एहतियात, बहुत ध्यान के साथ जाएँ। बहुत ध्यान, बहुत एहतियात। मौसम की बात तो आप कर रहे थे, लेकिन अब होगा तस्करा माहौलियात का। हज़ारों साल तक माहौल को ख़राब करता है कौन भला? प्लास्टिक। मेरी और आपकी सहूलत, लेकिन कुर्रा अर्ज़ के लिए मुसीबत। इस्लामाबाद में प्लास्टिक पर दरवाजे बंद करने की तैयारी कर ली गई। 5 जून के बाद से प्लास्टिक बैग्स की प्रोडक्शन रोक दी गई। इस्लामाबाद में अब प्लास्टिक बैग की कोई जगह नहीं। 14 अगस्त से प्लास्टिक बैग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर मौसमियात ज़रताज गुल का कहना है कि इस्लामाबाद ये कदम उठाने में सबसे पहला दारुल हुकूमत होगा। 14 अगस्त को इंशाल्लाह कैपिटल टेरिटरी में, आपने बिल्कुल सही कहा, हम प्लास्टिक, सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग को बैन कर देंगे और इसके बाद इंशाल्लाह जब कामयाब मॉडल चला जाएगा
तो इसको हम पूरे पाकिस्तान में वजारत मौसमियात ने इसे ख़त्म करने के लिए 2 हिस्सों का इंतखाब किया। 5 जून से हमने सिर्फ इसकी मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बता दिया जाए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के कॉन्टेक्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दें और दूसरे शहरों से लाना बंद कर दें। दूसरे मरहले में 14 अगस्त से इसका मुकम्मल खात्मा तजवीज़ किया गया ताकि इस माहौल दुश्मन उनसर का खात्मा हो सके। लेकिन दूसरी जानिब प्लास्टिक ऑर्डिनेंस की एक शिक के तहत प्लास्टिक के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी गई। ठीक है जी, इसी मामले पे बात करनी पड़ेगी। इसी मामले में हम लोग आपस में भी बात ये करते हैं कि आप जब रोज़ ग्रॉसरी करने पे जाते हैं या मैं फॉर एग्जांपल बैचलर, हम कितना प्लास्टिक बैग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो क्या वाकई मुज़र है इंसानी सेहत के लिए? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं और शुएब तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक बैग्स को अपनी लाइफ से निकाल सकें और इसके लिए हमने थोड़ा सा काम भी किया है ना, कुछ हमने हैक्स भी किए हैं जो कि बहुत आसान थे। प्लास्टिक बैग को हमने कपड़े के बैग से रिप्लेस किया। हम तो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि हमें इस मामले में मालूमात की अशद ज़रूरत है। तो भाई क्यों ना इस सिलसिले में बात कर ली जाए। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर इमरान माहिर माहौलियात हमारे साथ हैं, हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सर, इससे पहले कि हम पाबंदी के ऊपर बात करें प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल की, मुझे पहले ज़रा जल्दी से ये बता दीजिएगा, क्या प्लास्टिक वाकई इंसानी सेहत के लिए इतना मुज़र है, इतना नुकसानदेह, कितना नुकसानदेह है? एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। प्लास्टिक उसी एक कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए और अपनी लिमिट्स में ना की जाए तो वो मुज़र सेहत हो सकती है और एनवायरनमेंट के लिए भी मुज़र हो सकती है। इसी तरह प्लास्टिक का भी यही केस है। प्लास्टिक जब ईजाद हुआ 1930s में तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद थे। प्लास्टिक बैग 1960s में ईजाद हुआ, लेकिन जिस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं नाउ दैट इज़ डेंजरस। प्लास्टिक का बैग बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए करामत साबित हो सकता है कि अगर हम उसको बार बार इस्तेमाल करें। लेकिन होता यह है कि हम लोग दुकान तक जाते हैं, एक छोटी भी कोई चीज़ लें तो वो हमारे पास प्लास्टिक बैग में आएगी, घर आएंगे और हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। वो जाके अब हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है, हमारे नालों को, हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट को ब्लॉक करता है, फ्लडिंग उससे ज़्यादा एग्जैसरबेट हो जाती। जो जानवर हैं वो उसको अगर खा लें गलती से तो वो हमें पता है, हमने पिक्चर्स भी देखी हैं किस तरीके से उनकी सेहत के लिए ये मुज़र है। तो ये पूरी एनवायरनमेंट को वाकई एक तरह से डैमेज कर रहा है और उसकी वजह प्रैक्टिस है हमारी। तो बैन कर देना ही शायद काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमें अपने बिहेवियरल चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि हम वेस्ट किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ओवरऑल। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, प्लास्टिक बैग्स की प्रोडक्शन ये तो अब रोकी जा रही है, लेकिन आपने बहुत अहम पॉइंट का तस्करा किया है। एक आम आदमी इस सिलसिले में क्या कर सकता है प्लास्टिक बैग को यूज़ करने से लेकर तल्फ करने तक, अगर आप हमें इस सिलसिले में थोड़ा सा बता सकें। जी, अब अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि जी प्लास्टिक बैग तो ठीक है, अगर आप प्लास्टिक बैग को कहा जाता है कि अगर हम उसको एक टोट बैग जैसे कॉटन के बैग से रिप्लेस कर दें तो वो ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, लेकिन उसके भी एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि जो टोट बैग होता है अगर वो कॉटन से बना हुआ है तो उसको बनाने के लिए भी एनर्जी सर्फ हुई है, उसके अंदर आपको पानी काफ़ी दरकार था। तो उसको अगर आप तकरीबन 7000 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो जाकर वो एक तरह से आपका बैलेंस आएगा, तब जाके जो आपके एनवायरमेंटल उस पर जो कॉस्ट है वो पूरी होगी। तो सिर्फ एक कपड़े के बैग की तरफ ही जाना काफ़ी नहीं होगा। इसी तरह प्लास्टिक की बैग की तरफ आए तो वो भी उसी पे आ जाते हैं। प्लास्टिक बैग इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, कॉटन का बैग बायोडिग्रेडेबल है लेकिन उसके भी असरात होते हैं। तो जो और ऑप्शंस हैं बात जी जो और बायोडिग्रेडेबल ऑप्शंस हैं सर, जिस तरह आपने कॉटन बैग, प्लीज़ आप बात में मुकम्मल कीजिएगा, जो कॉटन बैग का आप जिक्र कर रहे हैं, जो दीगर ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं बायोडिग्रेडेबल बैग्स के, वो ऑप्शन सही है फिर? नहीं है, उनकी तरफ जाया जा सकता है, लेकिन अगेन वो कॉस्ट इफेक्टिव शायद उस तरह ना हो, उनकी अवेलेबिलिटी उस तरीके से ना हो। इसका एक्चुअली जो हल है वो काफ़ी सिंपल है और हमने देखा है कि यूरोपियन ममालिक में ये काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। वो ये कि लोगों को सबसे पहले तो आप आगाही दें। इस्लामाबाद में बैन करने जा रहे हैं, सिंध में भी बात हो रही है, पंजाब में भी बात हो रही है, लेकिन हमारे जो बिज़नेस ट्रेडर्स हैं उनको नहीं पता कि भाई इसके क्या क्यों हम लोग कर रहे हैं, घरों में लोगों को नहीं पता। तो सबसे पहले तो मालूमात जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड की। तो यही वो वजह है इमरान साहब, यही वो वजह है कि पहली बार तो नहीं हुआ जब बैन की बात हुई है। ये प्रोडक्शन बंद कर देना, आगाही मुहिम चलाना कि प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने, मेड बी सिंध, इस्लामाबाद, इवन गिलगित में भी कुछ टाइम पहले ये हुआ है। तो सिर्फ कह देना प्रोडक्शन बंद, इस्तेमाल नहीं करना, ये वाकई हल है? अगर हल है तो फिर क्यों ऐसा हो नहीं रहा है? पहली बार तो नहीं हुआ जब ये ऐलान हुआ है।
जी बिल्कुल, मेरी नज़र में ये हल सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल वो होता है कि जी आप उसको लॉन्ग टर्म करें। तो कई आप कॉस्ट ऐड कर सकते हैं एक प्लास्टिक बैग के ऊपर। जब हम जा रहे हो एक प्लास्टिक बैग लें तो गवर्नमेंट कह सकती है कि जी आप प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके 5 रुपए देने पड़ेंगे आपको। फिर बंदा भी सोच समझ के वो बैग्स लेता है कि भाई यार मुझे जो चीज़ें चाहिए वो एक ही बैग में पूरी आ जाती हैं, फिर मैं उसी तरह इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर आपको बैग्स फ्रीली अवेलेबल हैं तो आप फिर उनका उसी तरह इस्तेमाल करेंगे और उसी तरह उनको वेस्ट करेंगे और इसी तरह आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। और जिस तरह का वेस्ट करेंगे, हम वेस्ट करने के तरीके पर भी आगे चलकर बात करेंगे कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं हम इन्हें किस तरीके से वेस्ट भी करते हैं, उसका एक सही तरीका क्या है। एनीवेज थैंक यू सो मच सर, साथ आप मौजूद थे। प्लास्टिक बैग्स के ऑल्टरनेटिव हैं और क्या वो ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल हैं या नहीं है, इस पर भी बात करते हैं। एनीवेज हम लेंगे क्विकली ब्रेक पर वापस आएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कौन सा कार्टून आपके बच्चे के ऊपर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उसी की बात करेंगे। कौन सा कार्टून किरण? जनाब, नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। हम हर वक्त बर वक्त आपके लिए काम करते हैं। कोई देर से पहुंचे, देर लगा दे तो क्या होता है। आज पहले आपको ये बता, हम ट्रेन से नहीं आते ना। हम ट्रेन से नहीं आते। नहीं, ट्रेन से है तो और टाइम से पहुंचे। जी जी जी, और उस सूरत में पहुंचे कि अगर ट्रेन के अमले में हमारा शुमार ना होता। हाँ, हम कंडक्टर ना हो तो। रोमानिया में ऐसे ही हो गया। मुसाफिरों को तो देर नहीं हुई, कंडक्टर साहब देर से पहुंचे, फिर सीटी बजाते रह गए, ट्रेन ये जा वो जा। और अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कुछ अच्छी तब्दीलियाँ, कुछ खुशगवार तब्दीलियाँ हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में आ रही हैं। हम कराची का तस्करा करेंगे। कराची में आपने बहुत सारे सैलून्स के बारे में सुना होगा, देखा होगा, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए। लेकिन अब एक बड़ी अच्छी सहूलत है जो आई है ख्वाजा सराओं के लिए। इन्हीं के लिए एक ब्यूटी सैलून बनाया गया है। और इसमें और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी जा सकता है, नहीं ख़वातीन भी जा सकते हैं। क्योंकि पहले इनका जो कंसर्न था वो ये था कि अगर ख्वाजा सरा जा रही हैं सैलून में तो वहाँ पर ख़वातीन अगर अनकम्फर्टेबल फील करें, विच इज़ बैड, या अगर वहाँ पर उन्हें सर्विसेज ना प्रोवाइड की जा सके तो ये भी एक बड़ा कंसर्न था। लेकिन अब ये सैलून खोल लिया गया है और जिसने ये कदम उठाया है बेबो हैदर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप? मैं चाह रहा हूँ ये इस सफ़र का अहाता कीजिए। सफ़र का स्टार्टिंग तो बहुत आगे से है, लेकिन हम ज़रा सा उसको छोटा सा करेंगे। मैं एक छोटे से टाउन से हूँ, इंटीरियर सिंध से, और मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मैंने कराची आके मेरा ख्वाब था कि मैं एक बड़े से सैलून में अच्छी सीनियर हेयर ड्रेसर बनूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त देनी है कि मैं एक सीनियर से मैं एक ऑनर बन गई। ये तड़ावा सैलून ये इकनॉमिकल प्रोजेक्ट है और हम लोग अंडर द सबरंग सोसाइटी ये कर रहे हैं। सबरंग सोसाइटी एक हमारी NGO है जो 3 कंपोनेंट पे काम करती है, एडवोकेसी और जॉब्स और अवेयरनेस पे। तो ये प्रोजेक्ट उनको मिला था और उन्होंने फिर मुझे हायर किया और हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। ये बड़ा मुनफरद सा नाम, तड़ावा। ये क्या है? तड़ावा इट्स मीन मेकओवर। हमारी इंटरनल कम्युनिटी में जो है एक लैंग्वेज होती है जिसको हम फारसी कहते हैं, तो उसके अंदर हम लोग तड़ावा कहते हैं। तड़ावा मीन्स मेकअप। और जब कम्युनिटी मेंबर्स को इन्वॉल्व करना हो किसी चीज़ में, तो हमारी जो भी कम्युनिटी की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कनेक्ट कम्युनिटी के साथ करते हैं, दे आर, उनको लगता है कि हमारा अपना है। ओके, और ये अब इस नाम की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके कम्युनिटी के लिए है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मसला ये है कि काफ़ी साल पहले जब मैं कराची आई और मैंने ये सैलून का काम स्टार्ट किया और साथ साथ मैंने फिर सोशल सेक्टर में ज्वाइन किया और फिर मैंने जिया को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद नाज पाकिस्तान को ज्वाइन किया, फिर KSS को ज्वाइन किया, फिर प्रिया को ज्वाइन किया, तो मुझे हेयर कट की ज़रूरत पड़ी। और जब मैं हेयर कट के लिए मैंने कॉल किया कि हेलो मुझे हेयर कट चाहिए, तो बहुत सारे बड़े बड़े सैलून्स थे। मैं उनका नाम लूंगी तो वो उनके शायद वो जो प्रॉब्लम बता दें, कोई मसला नहीं है, लोगों को पता चले बड़े बड़े सैलून में क्या बड़े बड़े सैलून पे मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी आवाज़ मर्दों जैसी है, ये बड़े बड़े सैलून की छोटी-छोटी बातें, हम आपके बाल नहीं काट सकते, अलाउ नहीं है। हम अपनी ऑनर से पूछेंगे, सॉरी ट्रांसजेंडर्स अलाउ नहीं है, ख्वाजा सरा अलाउ नहीं है। मैंने कहा मेरी बात सुने, जब हम वहाँ पर काम करते हैं तब हम ठीक होते हैं, हम सर्विसेज लेने जा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम्स है आपको। तो उसके बाद फिर मैंने नबीलास पे कॉल की और नबीलास ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम आवाज़ क्यों ऐसी है, क्या है, क्यों। उन्होंने कहा किससे हेयर कट करवाना है, कब की अपॉइंटमेंट चाहिए। मैं गई, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे फ्री मैनीक्योर दिया। वाओ, दैट्स ग्रेट ना।
फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर कट के साथ फ्री मैनिक्योर मिल जाए, कोई भी खातून इसको पसंद करेंगे, किसी जो भी जा रहे हैं हेयर कट के लिए उनको अच्छा ही लगेगा। मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा सैलून हो जहाँ पर कम्युनिटी जाए और कम्युनिटी उससे सर्विसेज प्रोवाइड करे, लेकिन इसके साथ साथ सोसाइटी को भी साथ रखना जरूरी था, क्योंकि कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में जो बैरियर है, गैप है, वो इसी तरह खत्म। और अभी इसका रिस्पांस क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपके कम्युनिटी की बात नहीं है, मैं मजमूई तौर से पूछ रही हूँ। रिस्पांस ऐसा आ रहा है कि अब आज मेरा ऑफ था, लेकिन आज मेरा माशाल्लाह से एक मेकअप का अपॉइंटमेंट है। और मुझे उन्होंने कहा था 5 बजे आना, मैंने कहा 5 बजे नहीं आऊँगी, 7 बजे आऊँगी। इतना अच्छा है कि कम्युनिटी के साथ साथ, तो कम्युनिटी तो आती ही है, लेकिन फीमेल बच्चियाँ, लड़कियाँ कॉलेज की, अब बल्कि दूसरे एरिया से भी जाके कह रही हैं कि हमारे यहाँ सैलून खुला है, बहुत अच्छे आईब्रोज बनाती हैं वो, आप वहाँ चलें। और अब स्टाफ को हायर करने की नौबत आई है, उसको बढ़ाने की नौबत आई है, ऐसा हुआ है? स्टाफ तो हायर कर लिया मैंने, हमारी एक ट्रांस है और एक फीमेल रखी है हमने, दोनों को साथ साथ इसलिए रखा है क्योंकि जब तक आप एक प्लेस पे काम करते हो ना, जब तो एक दूसरे के मसाइल समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाते, पहले भी ना गैप खत्म नहीं होता। तो बेबी मुझे ये बताएं, अब जब ख्वाजा सरा तो आ रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन और खवातीन की रेशो क्या है? यानी अगर मैं रेशो, ख्वाजा सरा से ज़्यादा खवातीन आ रही हैं। ओके, अच्छा ये बताएं कि आप खुद स्टाइलिंग वैसे कहाँ से कराती हैं? मैंने खुद किया है। अच्छा किया है, जबरदस्त किया है, झुमकियाँ भी अच्छी लग रही है आपकी। थैंक यू। मेरा एक्चुअली जिस सैलून से मैंने सीखा है, अलमास हेयर एंड ब्यूटी जमजमा पे सैलून था, और वो सिटी एंड गाइड लंदन से कनेक्टेड था, तो मेरा डिप्लोमा वहाँ से है। ओके, और मुझे ये भी बताइएगा, देखिए एक स्ट्रगल थी और आपने प्रॉब्लम्स को न सिर्फ ये कि झेला, देखा, समझा और फिर उसके सोल्यूशन की भी बात की। ऐसा कम होता है, लोग मुश्किल से गुजरते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। आप तो गए हैं, तो आप क्या सिखा सकती है, क्या एक्सपीरियंस अपना देना चाहती है लोगों को? एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करती है ना, वो बहुत, आप फिर किसी चीज़ से नहीं डरते। अरे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, चाहे मेरे भाई की तरफ से हो, चाहे मेरे चाचा की तरफ से हो, चाहे मेरी खाला की तरफ से हो। तो मैंने उनको फेस किया और मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे ये करना है, तो मैंने ये करना है। और फिर मैंने जब फाइनली किया, और उसके बाद जब मैं सोशल सेक्टर ज्वाइन किया, और फिर उनको लगता था शायद मैं अपने फ़र्ज़ नहीं निभा पाऊँगी ना, लेकिन मैंने इंडिपेंडेंट हुई, मैंने हर एक उस घर की हर उस दुख और सुख में साथ दिया जो मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन सबको कन्विंस करना पड़ा, या कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि नहीं पहले दिन से ये फैमिली मेंबर मेरे साथ है? नहीं, एक्चुअली मेरे घर वाले मेरे साथ थे, तो आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। किसी की परवाह नहीं? किसी की परवाह नहीं। मेरी माँ, मेरा भाई सब मुझे ख्याल करते थे और कहते थे कि जो तुम्हारा दिल करता है करो, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई पूरी करो। और मैंने पढ़ाई पूरी की, मैंने बैचलर्स किया, मैंने IT डिप्लोमा 2 साल का सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों किया है। अस्करी बैंक का क्रेडिट कार्ड बहुत मुश्किल से बाल कटवा लो वरना जॉब नहीं मिलेगी, वो था, बहुत सारी चीज़ें थी। और फिर आज आपके सामने। और इस सारे सफ़र में फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ थी, अच्छे दोस्त बनते गए, अच्छे टीचर्स मिलते गए, ऐसा भी हुआ? हाँ। या वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? एक्चुअली हमारी ट्रांस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जब हम बचपन में स्कूल जाते हैं, तो हमारे जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं वो रहते नहीं हैं, क्योंकि कुछ वजह ये होती है क्योंकि कोई कभी कहीं प्रॉब्लम होती है, कभी कोई हरास करता है, कभी कुछ हरास करते हैं, तो हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैंने तो नहीं छोड़ी, वैसे ही, लेकिन जनरली एक चैलेंज होता है। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी मेरे वो फ्रेंड्स याद आते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। और नए दोस्त बनाए कम्युनिटी में जब आप आते हो, शायद हमारी कम्युनिटी वाहिद एक ऐसी कम्युनिटी है जो रंग, नस्ल, मजहब को नहीं देखती। हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम, सब एक साथ होते हैं। तो हमें अपनी ही कम्युनिटी में फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो हम लोग बाहर नहीं जाते। और अब आगे क्या करना है? क्या मतलब मुझे अपनी प्रायोरिटी बताएं, 1 2 3, कि मुझे इस सिलसिले में काम करना है, इसके लिए काम करना है, और मैं खुद को कहाँ देखती हूँ 10 साल बाद, ये भी बताइए। आगे ये करना है कि बहुत हमारी कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो मेकअप उनका वैसे ही मोस्टली बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग उनको इंटर्नी करवा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। वहाँ पर हम आने जाने का रेंट भी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखा रहे हैं। दैट्स वाई कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी में और दुनिया में जीने के लिए कुछ ऐसा आपके पास हुनर होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इज़्ज़त आपकी तभी होती है जब आप काम करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था और मैंने गुलशन में सैलून स्टार्ट किया, मैं सिर्फ मतलब वहाँ बैठती थी जाके कि लोगों को सेंसिटाइज कर सकूँ एरिया को, तो वो लोग कहते थे ख्वाजा सरा हैं, क्या करेंगे, कैसा पार्लर होगा, यहाँ औरतें आएंगी, मर्द आएंगे, क्या होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी। फिर मैंने उस बात को नहीं देखा और मैं मोस्ट 11:30 बजे जाती थी, सफाई करती थी, खुद सारा कुछ करती थी। आखिर वो इतना मजबूर हो गए कि मैं बाहर से झाड़ू लगा रही थी, तो उन्होंने कहा कि कल से ये लड़का झाड़ू बाहर लगाएगा, आप बाहर ना आया करें।
ओके ये तब्दीली आई आपको लगता है कि अगर मैं 5 साल पहले की सिचुएशन देखूं, स्पेशली आपकी कम्युनिटी को जो मसाइल थे, अब कुछ आसानियां, कुछ बेहतरी आ रही है? 5 साल पहले सपोर्ट इस सब में कितना है? 2012 की बात कर रही हूँ मैं, तो बहुत पहले से ट्रांस एक्टिविस्ट रही हूँ NICs में, चाहे कुछ भी। शर्मिला फारूकी ने कहा कि भाई तुम औरतें बन जाओ, हमने कहा औरतें नहीं बनना, हम ट्रांस है तो हमें हमारी आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो तब से लेके अब तक इतनी चेंजिंग आई है कि अब हम अपनी कम्युनिटी के लिए खुद इवेंट्स करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी के लिए खुद काम करते हैं, खुद प्रपोजल लिखते हैं और खुद उनको सारी चीज़ें ट्रीट करते हैं। बल्कि कहना चाहिए अब आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को फिर भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं कहीं पे आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सबकी है, तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से सोसाइटी में रहते हुए हर किसी शख्स को दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आपको हमें। थैंक यू सो वेरी मच। आप साथ विश यू ऑल द बेस्ट जो आप काम कर रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अब जरा बढ़ते हैं आगे और FBR इससे मुताल्लिक कुछ खबरें शेयर करनी है? नहीं, मुझे एक और खबर देनी है, पहले मैं उसकी बात करूंगी। दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद अफराद जरा हो जाइए होशियार, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। सिर्फ दूसरी शादी के लिए, तीसरी शादी के लिए नहीं, एनीवेज दूसरी शादी के लिए सिर्फ पहली बीवी की इजाजत नाकाफी, मसालती काउंसिल की इजाजत जरूरी करार और बीवी की इजाजत के बावजूद मसालती काउंसिल अगर इनकार कर दे तो दूसरी शादी पर सजा होगी। बस कर दे, सोहेल रशीद से बात भी कर ले, उनसे पूछ भी ले क्या हो गया अदालत का ये फैसला, इस पर हमें जरा अपडेट तो दें। जा रही है ये मर्दों के लिए कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुना दिया है केस में कि पहली बीवी के अलावा मसालती कौंसिल की इजाजत भी जरूरी होगी तो अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है। तो दिलशाद बीबी एक खातून थी जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और उनके केस में ये फैसला सुनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि मसालती कौंसिल की इजाजत भी लेनी होगी। अगर पहली बीवी राजी भी होगी तो फिर भी मसालती कौंसिल की इजाजत दरकार होगी, उसके बाद कोई भी शख्स दूसरी शादी कर सकेगा, ऐसा कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और इसमें हवाला दिया गया मुस्लिम फैमिलीज लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का। कहा गया अदालत की जानिब से कि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक इजाजत के बगैर शादी करने वाले शख्स को सजा और जुर्माना भी होगा। अगर इजाजत के बगैर कोई शख्स शादी करेगा तो उसको सजा भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी सुनाया जा सकता है। ये जो खुसूसी तौर पर केस है ऐसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, इसमें एक खातून ने रजू कर रखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उसके शोहर ने इजाजत के बगैर दूसरी शादी की है और उसको जो माताहत अदालत थी उसने बरी भी कर दिया है। इस फैसले को, माताहत अदालत की फैसले को कलअदम करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और साथ ही वाजे कर दिया है कि किसी भी शख्स के लिए पहली बीवी और मसालती कौंसिल से भी परमिशन लेनी होगी वरना स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। थैंक यू सो वेरी मच सोहेल, साहब मौजूद थे। खबर है कराची से, यहाँ का इलाका नॉर्दर्न बाईपास खुदाबख्श गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और 3 दहशत गर्दों में से एक की शनाख्त हो गई जिन्हें मार दिया गया था, यानी उनकी शनाख्त से मुतालिक क्या अपडेट है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हलाक दहशत गर्द तलत उर्फ यूसुफ कलदम तंजीम का अमीर था। इस पर बात करेंगे, सऊद बिन मुर्तज़ा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी सऊद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रात का ये नॉर्दर्न बाईपास के करीब मलीर पुलिस और अस्सास इदारों के दरमियान ये मुश्तरका पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 साथी फरार हो गए, जिसमें अहम और खतरनाक दहशतगर्द की शनाख्त तलत महमूद और यूसुफ के नाम से कर ली गई है, जिसका रिकॉर्ड भी जमा कर लिया गया है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि हलाक दहशतगर्द अलकायदा कराची सेटअप का अमीर था और साना सफुरा में मुलव्विस दहशतगर्दों का भी करीब साथी था, जबकि दहशतगर्द का ताल्लुक अलकायदा अब्दुल रज़ाक और राजा ग्रुप से था और दहशतगर्द पुलिस और CTD को भी मुख्तलिफ मुकदमात में। शुक्रिया सऊद, आपने अपडेट किया। एक अहम मौजू जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे आज, अब वो मौजू आपके सामने रखते हैं। कार्टून्स को अगर ये कहा जाए कि ये बच्चों की ज़बान होते हैं, बच्चे अपने आप को उसमें ढूंढ लेते हैं और कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लेते हैं इनके ज़रिए। अगर ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगी, लेकिन डोरेमोन ये एक ऐसा कार्टून है कि जिसको ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। ये कार्टून बच्चों को पसंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है कि जिसको चेक करने की ज़रूरत है।
बात शुरू होती है डोरेमोन की रोने पीटने से, उसके बात करने के अंदाज से जो बच्चों को खूब भा जाता है। अब मसला ये है कि ये किस तरह से बच्चों की जहनियत को इम्पैक्ट कर रहा है, इसमें क्या क्या कुछ है, इसके ऊपर आज हमें बात करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली किरण, और नॉट जस्ट डोरेमोन, मे इट बी एनी कार्टून, बिकॉज हम देखते हैं कि आजकल 1 साल का भी बच्चा है तो वो फ़ोन पे कार्टून जब देख रहा है, वो कोई कार्टून भी होता है वो फ्लिप करता है अनदर कार्टून, और समटाइम्स कुछ कार्टून तो ऐसे होते हैं किरण जिनका कोई मकसद नहीं होता, कुछ तामीरी सोच को परवरिश नहीं देते वो। कल तो मैंने एक ऐसा इस तरह का इसका कुछ मवाद देखा जो बच्चों के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था। कहीं से किसी सूरत भी उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये कंटेंट, ये मवाद बच्चों के लिए, बच्चों की जहन साजी के लिए, या इसमें कहीं कोई सबक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बड़ा मुतनाज़िर था उसके अंदर। एग्जैक्टली क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं कि आप इसे इस्तेमाल कीजिए 1 घंटा 2 घंटे, बल्कि कभी कभी तो 24 घंटे। खाना खा रहे हैं तो भी मोबाइल के साथ, कार्टून्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कार्टून्स देखते देखते खाना खा रहे हैं। इससे किस कदर उनकी सलाहियतें मुतासर होती हैं, और क्या हम कुछ कर भी रहे हैं इन कार्टून से मुताल्लिक, इन जो बच्चे कार्टून्स देखते हैं, क्योंकि हमने देखा खास तौर पर ये कार्टून। एग्जैक्टली तो इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सीमा ज़िया, रुकन सिंध असेंबली, थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर ज़रीफ हसी, पीडियाट्रिक्स से आपका ताल्लुक है, बच्चों की सेहत से मुताल्लिक हमने पहले भी आपसे बात की थी, डायबिटिक्स जो बच्चे हैं, आप दोनों का शुक्रिया। बच्चों का मामला ऐसा है जो हम सबका मामला है, बच्चे और इनकी जहन साजी, तो हम क्यों ना इसी कार्टून के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। कहाँ से आपको लगा मैम ऐसा कि ये बिल्कुल मुतनाज़ है और मुझे इस सिलसिले में काम करना चाहिए, मुझे कुछ वो पॉइंटर्स बताइएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में हमें क्या करना है, हमने बच्चों को एक विजन देना है ना, तो उसके लिए हमें बड़ा कंस्ट्रक्टिवली काम करना पड़ेगा, और उनकी सोच को, अब बच्चे जो है ना बिल्कुल वो अनप्रूव्ड ट्रीज़ की तरह हैं, आप उनको जिस तरह प्रून कर लें तो आप जो दिखाएंगे वही वो सोच, वही उसी पे उनकी परवरिश होगी, उसी तरह के वो बड़े आगे बन के शहरी बनेंगे, और यही शहरी हमारे सपूत बनेंगे। तो आज अगर हमने उनको पॉजिटिव और एक ऐसा विजन नहीं दिया तो मेरा ख्याल में तो हम फिर कसूर हमारा होगा, इन बच्चों का नहीं होगा। उसमें हमने देखा तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराई, सिंध असम्बली में कुछ हुआ, कुछ सोचा? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये 7वां साल है मेरा पार्लियामेंट में, मैं पिछले टर्म में भी थी जब हमारी वफाक में हुकूमत नहीं थी। इस दफ़ा हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, बड़े ही मैं कहती हूँ बावकार और बड़ी समझ बूझ के इंसान हैं, और उनसे मेरी काफ़ी करस्पॉन्डेंस रहती है, और उनको काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पे जो होता बताती रहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगी कि शुक्रिया, अनफॉर्चुनेटली हमारे सिंध असेंबली की तरजीहात मुझे आज तक समझ नहीं आई। मुझे नहीं समझ आई कि इमरजेंसी एजुकेशन पे लगाई 2016-17 में इतना बड़ा चार्टर साइन किया, उसका आपको पता है लिटरेसी जो हमारा रेट है बच्चों का, जो 68% था 2016-17 में, वो इम्प्रूव होकर सिर्फ 62 हुआ है। और पैसे, ऐसी इमरजेंसी है ये, इमेजिन करें ना कि हमने कितने फीसद इसमें बेहतरी पाई है, और 9% हमारे असातिज़ा पूरे सिंध में ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ा सकते हैं। तो आप ये बजट कहाँ जा रहा है, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, इनकी तरजीहात क्या है? कार्टून की तरफ, पर्टिकुलरली ये कार्टून्स, खास तौर पर ये कार्टून, इसी की बात हम अगर करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि बुक्स क्या है जो अच्छा पता है क्या, मेरे पास ज़ाहिर है तमाम जगहों से लोग NGOs रब्ता करते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ऐसे बच्चों को कार्टून्स क्यों नहीं दिखाती जो एक तो वो हमारी ज़िंदगियों से उनकी कनेक्टिविटी हो ना। हमारे बच्चे किसी और स्पाइडरमैन, हल्क, थॉर, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, सुपर हीरोज़ जिनका ना ख्याली फर्जी कैरेक्टर्स जिनका बल्कि हाल ही में मुझे एक व्हाट्सएप पे वीडियो मिली थी कि एक खातून है, उन्होंने ईदी साहब के ऊपर पूरा एक बुक बनाई है। तो हमारे लोकल हीरोज़ जो हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, कारनामे किए हैं, आप उनको क्यों नहीं प्रमोट करते? या
ऐसे इश्यूज जो हमारे बच्चे, जैसे हाइजीन है, क्लेंडलीनेस है, लिटर गार्बेज ना फेंके। एग्जैक्टली, देयर आर लॉट मेनी इश्यूज, बट अगर स्पेसिफिकली जैसे हम कार्टून्स की बात करें, और आपने भी कहा कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस भी आपके शफकत महमूद साहब के साथ है, बट मुझे स्पेसिफिकली बताएं क्या कोशिश की जा रही है कि असेंबली में करारदाद पेश की जाए कि बंद करें टीवी से इसको? देखें, पंजाब में तो हो गई है, मगर सिंध असेंबली में मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, मगर वहाँ पे कोई करारदाद जो उनकी जो सोच है ना वो इस तरफ है ही नहीं। उनकी सोच का अभी जो दायरा है ना वो बड़ा दूर है। आप एक 3rd 4th लेवल की बात करें, वहाँ पे तो यहाँ पे तो हम ये रो रहे होते हैं कि स्कूलों में बच्चों के पास असातिज़ा नहीं है, लड़कियों के लिए बाथरूम्स नहीं हैं, बाउंड्री वॉल्स नहीं हैं, एक बच्चे के ऊपर एक कमरे में सब क्लास हर सारी उम्र के बच्चों को इकट्ठे कमरे में बना दिया जाता है। अभी कल ही परसों असेंबली में बात हुई थी कि दो बच्चों की शहादत हो गई है, छत गिरी, वो मर गए, और फिर दरख्तों के नीचे उनको बिठाया जाता है इस गर्मी में। तो आप ये तो जो कार्टून्स हैं ये सब, मगर मैं बीइंग अ मदर, बीइंग अ मेंबर ऑफ असेंबली एंड बीइंग अ डॉक्टर, मैं कहूँगी कि वालिदैन पे भी बहुत जिम्मेदारी है। अव्वलन उनकी जिम्मेदारी है। मैम आप बताइएगा, एक कार्टून कैरेक्टर के जिसमें एक कार्टून में ऐसा दिखाया जा रहा है ना कि कोई रोबोट आएगा और वो मसला हल कर देगा, बच्चा रोए चला जा रहा है, ना खाना खा रहा है ना होमवर्क कर रहा है, इसकी असिस्टेंस ले रहा है उसके असिस्टेंस ले रहा है। अगर आप बच्चे को मुसलसल यही सब कुछ वो देखता रहेगा और वो इसी से सीखता रहेगा, उसकी क्या पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वो कैसे आगे बढ़ेगा, इसके असरात मुझे बताएं। ये टोटली ये जो पॉइंट हमने भी किया है कि भाई इट्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे भी बहुत काम होना बाकी है, मगर जो बच्चे का सबसे पहला एक्सपोजर मीडिया के साथ कब होता है? जब पेरेंट्स उसको मोबाइल पे या टेलीविजन पे कार्टून लगा के छोड़ देते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट एक्सपोजर। बच्चों का लर्निंग प्रोसेस ऐसा है कि जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, वो सीखते हैं एंड वो ही वो प्रैक्टिस करते हैं। और जो इमेच्योर ब्रेन होता है बच्चे का पहले 2 साल में और उसके बाद प्री स्कूल जो कि 2 से 5 साल में, उस दौरान में आप देखें, अगर आप स्टेटिस्टिक्स निकालें, यानी एवरेज बच्चा जो है वो 4 से 5 घंटे दिन के और 35 आवर्स प्लस एक वीक में वो उसका एक्सपोजर है टीवी के साथ या मोबाइल्स के साथ, जिस पे वो बैठ के कार्टून्स देख रहा होता है। एंड यू कैन इमेजिन कि जो हमारे क्वालिटी ऑफ कार्टून्स हैं, वेदर वी आर टॉकिंग ऑफ द फनी कार्टून्स और वी आर टॉकिंग ऑफ द फैंटेसी कार्टून्स, उसमें जो मैसेज मिलता है उसमें एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन इज़ मिनिमम। एंड इसमें आई वुड रिक्वेस्ट, यानी जैसे ये बात हो रही है लेजिस्लेशन की, इसमें बेसिकली देयर इज़ व्हाट वी कॉल 3 स्टेप्स होते हैं। एक चिल्ड्रन बेसिकली मीडिया लेजिस्लेशन, जो कि आप नेशनल लेवल पे पास करते हैं कि जितने आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्टर्स, वो बच्चों के लिए किस किस्म के प्रोग्राम्स, कार्टून्स वगैरह रिलीज़ करेंगे, ओनली जिसमें एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन होगी। दैट्स इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो कि मेरे ख्याल में हमारे पास अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, विच इज़ कॉल्ड वी क्लिपिंग। वी क्लिपिंग मीन्स कि आप पेरेंट्स को ये अथॉरिटी है कि वो कौन से कार्टून्स या कौन से प्रोग्राम्स बच्चों से ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि अवेयरनेस हमें इसमें बहुत काम करना है और बहुत क्रिएट करनी है। ये वाला पॉइंट ना, अगेन वही पेरेंट्स वाली बात, ये ज़रा पेरेंट्स को समझा दें, आज सिखा दें वो क्या करें। मेरा हमेशा देखें, पेरेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो मैं नॉर्मली काउंसलिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की, कि बच्चे का एक्सपोजर जो है वह स्क्रीन टाइम मिनिमम जो है, आई वुड से मैक्सिमम पूरे दिन में 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो चाहे टेलीविजन है, वो चाहे मोबाइल फोन है, 2 घंटे से ऊपर नहीं। एनीथिंग विच इज देयर, उस पे 2 घंटे से ज़्यादा मैक्सिमम। और अब उस 2 घंटे में देखना क्या है? अच्छा, उस दूसरी चीज़, जहाँ बच्चा है जिस कमरे में, वहाँ पे टीवी नहीं होगा। ओके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अगेन पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है कि जब बच्चा टीवी देख रहा है या कोई चीज़, पेरेंट्स भी उसके साथ देखेंगे एंड दे हैव टू सी कि उस कार्टून में क्या चीज़ आ रही है। ओके। क्योंकि हमारे क्या होता है, पेरेंट्स या तो वो बिजी हैं या वो कुछ काम करना चाह रहे हैं, या वो बच्चे को कार्टून लगा के दे देंगे। सो ये जो हमारे ट्रेंड और जो थिंकिंग पेरेंट्स में डेवलप हो चुकी है, वेदर इन पाकिस्तान और आउटसाइड, इस चीज़ को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ओके। और जिस तरह आपने कहा
टेलीविजन, लेकिन प्लीज आई थिंक दोनों ने साथ करना होगा, पेरेंट्स ने और हुकूमत ने मिलके। ये जो स्क्रीन ब्लॉकिंग है ये मेरा ख्याल में गूगल या एप्पल की तो है, एंड आई थिंक यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, आप अपने घर में ब्लॉक कर सकते हैं। आई थिंक इसको हमें इन्फोर्स करना होगा। हमें डेफिनेटली आई अग्री 100%, वेरी गुड एडवाइस के सजेशन के जो आ रहे हैं कार्टून्स, पहले उनका एनालिसिस हो, वो सेंसर्ड हो, वो उसमें क्या मवाद आ रहा है, वो बच्चों के लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल है कि नहीं। नंबर 2, स्क्रीन टाइम, आपको इनको तो हमको पता है कि बच्चों को अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम जो होता है, जो डिस्ट्रैक्टेड और हाइपर ये बच्चे हो रहे होते हैं, ये स्क्रीन टाइम तो लिमिट करना होगा, ये पेरेंट्स को करना होगा। अगर माँ बाप खुद बच्चों के साथ बैठ के सारा वक्त अपने फोन्स और टैबलेट्स पे बैठे होंगे, बच्चा ये बिल्कुल हमने पहले भी इस पर बात की कि अगर आप फोन यूज कर रहे हैं बच्चे के सामने तो बच्चा करेगा, आप लेट के कर रहे हैं बच्चा लेट के करेगा, आप लेट के देख रहे हैं बच्चा लेट के देखेगा। तो वो टीवी देखना है, फोन यूज करना है, आप बच्चे के साथ बैठे। थोड़ा सा इसके लिए आपको उनके साथ इंगेज होने की जरूरत है। आप बच्चों को देखिए, फोन बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, ये सिर्फ नहीं, आपने उसको, आप उनको आप पॉजिटिवली डाइवर्ट करें, उनको करें, उनको एक पॉजिटिव किस्म का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव दें। एक ज़माने में बोर्ड गेम्स होते थे, हम लोग खेलते थे, दूसरे और भी इंडोर गेम्स होते थे। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आप इसको ना एग्जांपल देके। कंसेप्ट ही नहीं रहा है। देखिए बच्चे की लर्निंग, जो बच्चा सीखता है कहाँ से सीखता है, या वो देख के सीखता है, सुन के सीखता है, या प्ले करके कोई चीज़ प्रैक्टिस करके सीखता है। हमारे यहाँ वो कंसेप्ट ही नहीं रहा कि बच्चा रात को जब सोएगा तो आपने उसको कोई स्टोरी सुनाना है। ये भी अच्छा है। ये भी बताइए, साथ में ये भी बताइए, बच्चे के जो सवाल होते हैं ना जिससे हम झुंझला जाते हैं, वही बेसिकली आपका प्लान है, वही आपका लैंग्वेज है, और उसी से आपके अपने कान खड़े होते हैं और ये मुझसे क्या पूछा, आप लॉस्ट रह के नहीं चलते, वो बेसिकली शॉर्ट की वही है। ये भी बताइएगा। इसमें मैं वही तो बता रही हूँ कि अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है और हम समझते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं पता। बच्चा हर चीज़ से उसको एक इनपुट मिल रही है और वो सीख रहा होता है। और एज पेरेंट्स आई वुड से यू नो हर चीज़ आपके घर से शुरू होती है। बेशक। देन यू कैन गो ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर कि भाई आपने नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे क्या काम करना है। इसमें बेसिकली आई वुड से मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स की है। आप देखिए वायलेंस कितना बढ़ रहा है पूरे हमारी सोसाइटी में। बच्चों का कैरेक्टर टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये कहाँ से ही बच्चे सीख रहे हैं? ये सब जो हम बच्चों को टून्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स सिखा रहे हैं उससे बच्चे ये सब सीख के और उसके बाद बेसिकली इस मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप कुछ एग्जांपल्स दें। बीइंग अ मदर, आपने कैसे डाइवर्ट किया जब बच्चे अगर फ़ोन या टीवी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, आपने डाइवर्ट कैसे किया? मेरे माशाल्लाह हर एज ग्रुप के, मेरी 2 बड़ी बेटियाँ हैं जो कि ऑलमोस्ट मैरिड है, एक बेटा है जो 12 साल का है। इसको मुझे हैंडल करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था। अगर वो सुन रहा होगा तो यू हैव टू गिव देम पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स, यू हैव टू गिव देम कि ये नहीं कि बंद कर दो या डांट दो, बिकॉज देखिए ये तो हर तरफ हो रहा है ना। अब तो जो नेट पे गेम्स हैं आप देखें उनमें कितना वायलेंस है। कुछ नहीं, दे एंजॉय किलिंग पीपल, मज़ा आता है लोगों को मारने में, और ये उनको सिखाया जा रहा है कि इसी से तुम्हें प्लेजर मिलता है। तो ये एक तो मेरे ख्याल में आई फील कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी ये आती है कि जो गेम्स हैं नेट पे आ रहे हैं दुनिया भर में ये पबजी जैसे गेम्स इन पर बैन लग भी रहा है। दूसरा, आपने उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है। आई मीन अगर वो प्ले डेट में अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाह रहे हैं, आप बुलाने दें। आई नो मदर्स के लिए मुश्किल होता है। उसको स्पोर्ट्स की तरफ, स्पोर्ट्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, तो बच्चे अब राइट चॉइसेस हमको लेनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं एक और मामले पर आपका कमेंट चाह रही थी। ये ज़रा मनाज़र दिखाइएगा, खिलौने कौन कौन से ना हम बच्चों के लिए कौन से खिलौनों का इंतखाब करते हैं। exactly. अगर ये खिलौना बच्चे के पास है तो मुझे आप दोनों ज़रा बताइए कि फिर बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है। हालांकि पाबंदी है। देखिए ये खिलौना बच्चे ने पहले कार्टून्स पे उसमें देखना शुरू किया, जो आपके बेसिकली जितने आपको बिग वाली गन चाहिए, अब वो गन्स है और इसी में बेसिकली वो सीख के ही थिंक्स कि दिस इज द वे टू गेट प्लेजर, और इसी को खेल के हमें सॉरी मेरा एक चीज़ मुझे याद है। आई मीन आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो, तो मैं देखती हूँ कि माएँ जब आती हैं बच्चों को लेके क्लिनिक पे दिखाने, तो अब अगर उन्हें कोई मसला करना है तो बच्चों को फ़ौरन फ़ोन पकड़ा देती हैं। तो मैं वहाँ पे काफ़ी तंबी देती हूँ। उनसे कहती थी जब हम आए थी तो हमारे हाथ में बुक्स होती थी। हम जो वेटिंग एरिया होता था एयरपोर्ट्स पे या कहीं हॉस्पिटल्स में, मुझे याद है मैं डॉक्टर के, मुझे पता है 1 घंटा वहाँ पर मुझे पीडियाट्रिशियन के पास 1.5 घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी भाग के बुक्स रखती थी कि मैं बच्चों को उतनी देर में
बुक्स पढ़ाऊंगी, बुक्स या पजल्स या इस किस्म के बच्चे बैठ के खेल सकते हैं जिसमें ब्रेन आपका स्टिमुलेट होता है। रात को सोते हुए आधा घंटा मुझे एक ड्यूटी होती थी जब तक मेरा बच्चा 8-9 साल का, अब तो खैर वो बड़ा हो गया है, वो खुद ही नहीं पढ़ता है, मगर मैं शिकायत आपने लाइव कर दी है अपने बेटे की। बच्चों को बुक से हटा दिया गया है, उनको बुक से तो मैं खुद बुक्स पढ़ती थी। मगर देखिए मैं एक और भी बात कहूँगी, अब हम ये गैजेट्स, ये जो है ना एक ग्लोबल एक इशू आ गया है। ये जो अभी इन्होंने कहा कि हम स्टोरीज से निकल गए, हम बच्चों को कहानी सुनाने से निकल गए। कहानी सुनाना, बेड टाइम स्टोरीज, वो नानी दादी सुनाए या मैं आप सुनाए, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, उससे बच्चे की रीडिंग हैबिट डेवलप होती है जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि बुक्स का कंसेप्ट ही, अब बच्चे ने कुछ पढ़ना है तो वो फिर बैठ के स्क्रीन के ऊपर पढ़ रहा होता है। अच्छा, मगर अब देखें हम टोटली बैन भी नहीं कर सकते। इट्स अ ग्लोबल इंटरनेशनल एक ये जो है ना एक प्रोग्रेशन है। और हमारे बच्चे माशाल्लाह अब ब्रिलियंट, दे आर वेरी स्मार्ट। मेरे बेटे को जो वो बातें वो मुझे कहता है तो मैं ज़रा सा होती हूँ कि ज़रा मैं वेरीफाई कर लूँ इससे बात करने से पहले। हमें उनको इंगेज करना होगा। अगर कोई चीज़ है तो हमें उनको कहना होगा कि अच्छा जाओ ये इन्फॉर्मेशन लाओ, इसका प्रिंट आउट मुझे निकाल के दो, मुझे ईमेल करो, मुझे बताओ तुमने क्या देखा है। तो उनको आप इसी गैजेट से पॉजिटिवली भी डाइवर्ट कर सकते हैं। और जिन मैगजीन्स के साथ में, जिन छोटी छोटी कहानियों के साथ में हम बड़े हुए, आँख में चोली मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, और दीगर भी हैं, अभी इसमें जहन में कोई आ नहीं रहा फौरी तौर पे। अलावा इसके ये बच्चे इन मैगजीन्स को नहीं जानते, और अब तो मैगजीन्स की बहुत अच्छी अच्छी शक्ल भी है। अगर चाहे पेरेंट्स तो गैजेट से बुक्स की तरफ बड़ी इजीली जा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगी कि इट्स नॉट हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होते हैं। सो आई वुड नॉट से कि कार्टून्स या बच्चों के गेम्स या बच्चों के जो प्रोग्राम्स हैं दे आर ऑल बैड। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। एक कार्टून सीरीज़ है ट्रांसपोर्टर्स, उसमें बेसिकली वो उन्होंने फिगर्स बनाए हुए हैं बेसिकली जो डिफरेंट गाड़ियों के उसके। एंड एक स्टडी है जिसका मैं आपको शेयर करूंगी रिजल्ट्स, कि उन्होंने वो ट्रांसपोर्टर्स ऑटिज्म वाले बच्चे जिनमें बेसिकली सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है और इमोशंस को एक्सप्रेस करना एंड बेसिकली टू रिकग्नाइज इमोशंस, दैट्स अ बेसिक प्रॉब्लम इन दैम। 15 मिनट रोज़ाना उनको 4 वीक्स के लिए उन्होंने बैठ के ये प्रोग्राम दिखाया एंड दे फाउंड अमेजिंग रिजल्ट्स कि उन बच्चों के इमोशन रिकग्निशन एंड सोशलाइजेशन कैपेबिलिटीज़ बहुत बेहतर हो गई थी। सो इट्स वी हु हैव टू डिसाइड एज पेरेंट्स, एज डॉक्टर्स, कि हमने बच्चों को क्या दिखाए, क्या करें। अब बता दें, मैं ये मेरे पास ये बड़े यंग राइटर्स आए थे और ये किरण फाउंडेशन के नाम से है। इन्होंने देखें हमारे जो इश्यूज में ना उस पे कार्टून्स बनाए हैं, जैसे लियारी गार्डियंस, SOS क्रू, और इसके अलावा इनका पूरा द स्ट्रीट क्रू, साथ-साथ दिखाते भी हैं। मुझे देते हैं अगर साथ-साथ तो ये और ये इसीलिए लाए थे कि हमें हमारे करिकुलम में ये डाले। इंटरनेट सेफ्टी, SOS क्रू जी, इंटरनेट सेफ्टी है, फिर उसके बाद टीम मुहाफिज जी, लियारी गार्डियंस, और ये लोकली पब्लिश हुई है पर्सनल हाइजीन। वाओ, तो इससे कितना सीखने का मौका मिलता था। प्रोटेक्टर्स, पर्सनल हाइजीन, ये इन्होंने ये चाह रहे थे कि ये बच्चों को करिकुलम में डालें, मगर फिर आई डोंट नो करिकुलम में ये अभी डल सकती हैं, मगर ये मार्केट में तो अवेलेबल है ना। हाँ, एनीवन कैन गेट देम। यस, एंड पेरेंट्स को चाहिए कि इनसे बच्चों को इंगेज करें। और दूसरा, मैं अपने जो हमारे जो राइटर्स हैं इनसे कहूँगी कि आप इस तरह पॉजिटिव किस्म की बुक्स बनाएं ताकि हमारे बच्चों के पास ऑल्टरनेटिव हो। सो वी हैव ऑल्टरनेटिव, ऐसा नहीं है कि मसले हैं, वी हैव ऑल्टरनेटिव, सिर्फ उन्हें चूज करना है आपने। अवेयरनेस क्रिएट करना। आपने ऐड भी किया था कि एक तो स्क्रीन टाइम लिमिट करना है, साथ बैठ के देखना है, क्या आप बच्चे देख रहे हैं आपने उसको कंट्रोल करना है। तो बहुत से एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में अगर यूज़ करें, दुरुस्त इस्तेमाल करें, तो आपको मालूम हो जाएगा कौन से कार्टून आपने बच्चों को दिखाना और कौन सा नहीं दिखाना। और स्पेशली बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, ये बुक्स भी एक लास्ट चीज़ मैं बात करूंगी, बीइंग अ मदर, जो मैंने अब अपने अंदर देखा है कि मुझे चेंज। अब देखिए ये बच्चे जो ये जो एरा के बच्चे हैं ना, ये बड़े शार्प माइंडेड हैं और ये बड़े इंटेलिजेंट हैं। बहुत सवाल करते हैं। पेरेंट्स को थोड़ा अपना
वे ऑफ पेरेंटिंग चेंज करना होगा। इनको झड़कना नहीं है, इनको डांटना नहीं है, आपने टॉलरेंस के साथ। बच्चा बड़ा इंक्विजिटिव होता है, वो क्वेश्चंस करता है, माँ बाप अभी चुप करो, अभी नहीं बात करो, अभी छोड़ दो, तुम्हारा ये क्या काम है, तुम्हारा इससे मतलब ही नहीं है, यू नो। नो, हर माँ की आवाज आई है। नो, एग्जैक्टली, यू हैव टू, एक तो आपको बड़ा पॉजिटिवली जेंटल काइंड होके उनकी बात को सुनना है, एड्रेस करना है। आपके पास बेटा अभी टाइम नहीं है, मैं इंशाल्लाह तुम्हारे साथ बैठ के इसको डिस्कस करूंगी, बट मेक देम, एंगेज देम, दे हैव टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, ताकि उनके दिमाग में जो जो चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करें, और फिर आप रिएक्ट नहीं करें एकदम कि तुमने ये ऐसे किया, तुम क्यों उसके साथ बैठे थे। ये ना बड़ा मसला आपने जो है ना उसकी तरफ निशानदेही कर दी। ये मुझे बताइएगा जरा कि जब ये नौबत आ जाती है एक माँ के ऊपर, बेटा 2 मिनट चुप बैठ जाओ, उसको उस वक्त करना क्या चाहिए? ये ना करे तो क्या करे? कुछ मुनासिब, कुछ अच्छा, कुछ हेल्पफुल मदर्स के लिए प्लीज। नहीं, देखिए मदर्स को एक चीज़ होती है क्वालिटी टाइम, यानी एक माँ घर में है, एक माँ घर में है, शी इज़ अ हाउसवाइफ, वो मतलब शी इज़ नॉट अ वर्किंग वुमन। मगर जो हमने ऑब्जर्व किया है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चे ने कोई सवाल पूछा या वो कुछ करना चाह रहे हैं माँ के साथ या फादर के साथ भी, तो पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे को दे सकें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी टाइम आप बच्चे के साथ स्पेंड करें, जितना टाइम वो घर में आया स्कूल के बाद शाम में, वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। मींस 1-to-1 इंटरेक्शन। उस टाइम में आपने कुछ और नहीं करना, टीवी नहीं लगेगा, किसी फ़ोन पे बात नहीं होगी, और बेशक 15 मिनट है या आधा घंटा है, वो सिर्फ आप और बच्चा बैठे होंगे और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, उससे सारे मसले यूं ही हल हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप सब साथ मौजूद थे। थोड़ा सा मेरा क्रिटिसिज्म है इसके मुतालिक, इसमें भी गन का इस्तेमाल हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ नहीं, आगे जाके वो बता देंगे ना कि जो भी है, नो गन कल्चर नहीं। जिस तरह हम कहते हैं कि अगर खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है बट स्टिल अगर यूज़ हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने काम कर दिया, थोड़ी इंप्लीमेंटेशन का फुकदान है, थोड़ा पेरेंट्स को भी देखना है, बड़े बहन भाइयों को देखना है, एक छोटा बच्चा अगर जा रहा है तो वो करना खरीदे। एनीवेज ये हमारा आज के का अहम मौजूद था, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। अगेन मैं कहूँगा बच्चे के साथ बैठकर देखें, लिमिटेड टाइम में क्या दिखाना है बच्चों को, ये आपने डिसाइड करना है कितनी देर आपका बच्चा ऑनलाइन है, फ़ोन पर यानी यूट्यूब पर या किसी भी चैनल पर वो देख रहा है, आपने इसको लिमिट करना है। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, इसके ऊपर एक खबर है, वो जरा नादिन के नाज़रीन को दे दूं। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की जाली आईडी बनाकर खातून को हरासा करने की कोशिश, ये एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून कहती हैं ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने उन पर हाथ भी उठाया था, लेकिन ड्राइवर कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं ये तो गलतफहमी थी। रिपोर्ट देख लीजिए। कराची में ऑनलाइन टैक्सी इस्तेमाल करने वाले जरा ये खबर सुन लें। ड्राइवर और गाड़ी की तफसील अगर एप्लीकेशन के अंदराज से मुख्तलिफ हो तो हरगिज सफर ना करें, क्योंकि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का जाली आईडी बनाकर खातून को हिरासा करने का एक और वाकया सामने आ गया। खातून ने जाली आईडी की शिकायत पहले मुताल्लिका कंपनी में की, बाद में 15 डायल किया तो ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया। खातून ने इल्जाम लगाया कि उन्हें हिरासा ही नहीं किया, हाथ भी उठाया। उसने मुझे गाड़ी के अंदर हरास किया, मेरा फ़ोन छीना और मुझे किसी और रूट पर ले गया। मैं बहुत चिल्लाई और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने इस दौरान 15 डायल कर दिया था। पुलिस ने खातून की शिकायत पर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकद्दमा बना दिया। ड्राइवर ने कहा कि खातून को गलतफहमी हुई है। जब उन्होंने 15 पे कॉल की तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने 15 पे कॉल क्यों की है। उनसे मैंने मोबाइल छीना और कॉल को एंड किया, तो मैंने उनको मोबाइल वापस दिया और उनको ड्रॉप किया। गिरफ्तार मुलजिम जिस ऑनलाइन टैक्सी के ड्राइवर की आईडी इस्तेमाल कर रहा था, पुलिस उससे भी तफ्तीश करेगी। अब ये करेंगे आगे मजीद तफ्तीश में कि जिसको उन्होंने कॉल की है उसको भी हम टच करेंगे कि आपको कॉल की, आप क्यों नहीं आए, ये कैसे आए। मुतासिरा खातून ने मुतालिबा किया कि ऑनलाइन टैक्सी सिस्टम में खवातीन और बच्चों की सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। एक खबर अमेरिका से, जहां पर मफरूर मुजरिम ने फेसबुक पर अपनी तस्वीर के 15,000 लाइक्स मिलने पर खुद को पुलिस के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। बताएं मुझे इस खबर की क्या है? एक माह से जायद अरसा गुजरने के बाद उसकी तस्वीर पर 29,000 लाइक्स मिले तो उसने गिरफ्तारी दी। गुज़श्ता माह एक मफरूर मुजरिम था और इसने पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान, यानी पुलिस डिपार्टमेंट और इस मुजरिम, इसके दरमियान मुआहिदा हुआ जिसमें मुजरिम ने वादा किया था कि अगर उसकी तस्वीर पर 15,000 लाइक्स आ गए तो वो गिरफ्तारी दे देगा। मुझे लगता है पूरे महकमे ने मिलकर लाइक्स कर दिए कि गिरफ्तारी तो दे भाई। ये 29 साल हुज़ैफ, और इससे मुतालिक हम आपको बता रहे हैं कि बार बार बुलाया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं दे रहा था और ना ही अदालत भी नहीं पहुंचता था। फिर पुलिस ने उसकी तस्वीर फेसबुक पर जारी कर दी, अपलोड कर दी। खुद मुजरिम ने लिखा कि अगर इस तस्वीर पर 20,000 लाइक्स आ जाते हैं तो वो गिरफ्तारी दे देगा। पुलिस और मुजरिम में 15,000 लाइक्स पर इत्तेफाक हो गया। भाई वाह, हसीन इत्तेफाक।
चले अपने एक अहम मौजू की तरफ आपको लिए चलते हैं। कौन कितना अमीर और कितनी जायदाद का मालिक है, किसके पास क्या कुछ है। एफबीआर ने 5 करोड़ 30 लाख शहरियों का डेटा हासिल कर लिया है। यानी किरण, जो बार-बार खान साहब तकरीर में कहते हैं कि एफबीआर के पास डाटा है, वो ये डाटा है 5 करोड़ 30 लाख। और शहरी खुद भी एफबीआई पोर्टल या नादरा के जरिए रसाई हासिल कर सकेंगे। आपके नाम कितनी जायदाद है, कितनी जायदाद, कितनी गाड़ियां, कितने असासे, बैरून मुल्क कितने सफर कर चुके, यूटिलिटी बिल्स कितने दिए हैं, शहरियों का सारा लाइफ स्टाइल एफबीआर के सामने आ गया है भाई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए ऑनलाइन पोर्टल इजरा कर दिया। इसका चेयरमैन एफबीआर कहते हैं शहरियों का डाटा इकट्ठा करने के लिए नादरा से भी मदद ली गई। शहरियों को इस डेटा की बुनियाद पर टैक्स गोशवारे भरने में आसानी होगी। अब तक ये आर्गुमेंट था, ये कहा जा रहा था कि भाई टैक्स गोशवारे भरना इस दुनिया का मुश्किल तरीन काम बनता जा रहा है, लेकिन अब जब मालूमात होगी आपकी आप ही के सामने, तो फिर आप तो सही से फॉर्म को फिल करेंगे ना। Exactly, तो हम बात करेंगे बिजनेस जर्नलिस्ट फारूक बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फारूक, कैसे हैं आप? डिजिटल से आपका ताल्लुक है, हमारे फैमिली मेंबर हैं आप। मुझे लगता है मैं आपका फ्रीक्वेंट गेस्ट बनूंगा, अगर अगला साल जो नजर आ रहा है बार-बार आना पड़ेगा। अच्छा, मुझे फारूक ये बताएंगे, नहीं अब ये कहना जरा मुश्किल हो जाएगा कि मेरी बार तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने किया ये है कि उन्होंने नादरा के साथ लिंक कर दिया जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। वैसे ये मुश्किल तब भी था, ये सब नहीं था, फिर भी अदा कर दिया था, निभा भी रहे थे। तो जी मैं इनफैक्ट सरप्राइजिंगली कल मैं खुद भी इससे गो थ्रू कर रहा था। मैंने रजिस्ट्रेशन की तो उन्होंने जो सवाल पूछे, तो मेरे भाई का बेटा जो कि स्पेन में पैदा हुआ था उसके बारे में सवाल था। तो उन्होंने जब नादरा से लिंक किया है तो आपके पूरे खानदान का ऐसे मैंने भी ये चेक किया, तो वो भाई की डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ आपको मालूम होता है। नहीं, मतलब अगर आपको रिश्ते की इंक्वायरी करानी है तो फिर आप इसी पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी है। अगर किसी के भाई से कोई हालात ठीक ना हो और मालूम ही ना भाई किधर है, बच्चा किधर पैदा हुआ है, तो वो तो गया। जी सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बिल्कुल इन्होंने नादरा से लिंक कर दिया। ऑब्वियसली उसमें जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर है तो उसका डेटा इनके पास आ गया। हाउ इजी इज दैट? आप एफबीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या जो यूज़र को एक्सेस करना है? यूज़र एक्सेस दोनों ही बता दीजिएगा। पहले यूजर एक्सेस थोड़ा सा मुझे लगता है कंप्यूटर लिटरेसी बेसिक होनी चाहिए, बिकॉज वो पासकोड आपको भेजते हैं, फिर 8 मिनट का 10 मिनट का टाइम देते हैं, उसको आपने एंटर करना है वेरिफिकेशन, क्योंकि आप अपना ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं। जी आप पहले मुकम्मल कीजिए। हाँ, मेरे ख्याल में थोड़ी बेसिक लिटरेसी चाहिए, लेकिन अगर कोई साथ बैठा हो आपके जिसको आप ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि जो डेटा सामने आया मेरी ट्रैवल हिस्ट्री, मैंने कहाँ ट्रैवल किया, कुछ उन्होंने बेसिकली ब्लर किया हुआ था, कुछ शो किया हुआ था, लेकिन वो दिखाना चाह रहे थे कि आपकी कितनी 4 पासपोर्ट्स हैं पुराने हैं, वो तक उसमें मेंशन है, आपकी इनकम इतनी है, टैक्स इतना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं। ये आईना जो हमको दिखाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है और इसका एक आम आदमी को क्या फ़ायदा है? एग्जैक्टली ये 2 सवाल है। पहले आते हैं मकसद के ऊपर। देखें, ये आपकी हो रही है टैक्स प्रोफाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, जो एक अच्छा स्टेप है। दुनिया में हर जगह जो है जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, अगर उन मुल्कों की GDP के उस हिसाब से देखे जाएँ तो जो अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज है, लाइक 40-50% उनका टैक्स टू GDP रेशो होता है। इसका आसान अल्फाज में ये मतलब है कि जो आपकी जो GDP की पूरी वैल्यू है, अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो टैक्स उसका कितना परसेंट है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये 8-9% से रेंगता 11%, 12, फिर दोबारा नीचे 11 पे आ गया शायद। और हमारे मुल्क के लिए कम से कम जो एक्सपर्ट्स कहते हैं 15% होना चाहिए, और यही IMF ने इनको टारगेट दिया है कि आप 15% तक इसको लेके जाएं। तो ये इसके पीछे मकसद है। ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे जो स्पेशली एक बहुत बड़ा तबका है जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, इवन बहुत सारे लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर्स हैं, वो टैक्सेस नहीं पे करते। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन ये जो 5 करोड़ लोगों का डाटा है, ये 5 करोड़ कौन है? इसमें फाइलर नॉन फाइलर दोनों है? जी नहीं, क्योंकि टोटल जो फाइलर है इनके पास वो है 1.8 यानी 18 लाख के करीब फाइलर हैं। तो जो 5 करोड़ 30 लाख हैं तो जाहिर है वो फाइलर से बहुत ज़्यादा है। यही मैसेज वो देना चाह रहे हैं कि जो फाइलर नहीं है कि भाई खान साहब कहते हैं कि डेटा आ गया है, वो यही डेटा एग्जैक्टली बिल्कुल यही डेटा है। और अभी तो असल बम तो फुटने वाला है। अभी वो इनके पास वो बैंकिंग डेटा भी इनके पास आने वाला है। अभी तो सिर्फ इन्होंने जो नादरा से और FBR का जो डेटा है यानी इनकम का, यानी वो बैंकिंग डेटा लिंक हो जाएगा, कौन कितने अकाउंट्स हैं और किस अकाउंट से ट्रांजैक्शंस का सारा रिकॉर्ड, कुछ डेटा इनके पास आ गया है। यानी जो विदहोल्डिंग टैक्सेस का जो ये जाहिर है जब असद उमर साहब फाइनेंस उस टाइम से ये जो बात कर रहे थे कि हमने बैंक से कहा है कि हमें ये डेटा दें, जो विदहोल्डिंग टैक्सेस जो लोगों के लगे थे उसकी बेसिस पर उन्होंने कुछ डेटा लिया है। बट अब आगे जाके
मज़ीद जो ये डाटा लेंगे बैंक से, वो फिर आपका विदहोल्डिंग टैक्सेस से आगे की बात हो रही है। उसके दायरे में कौन कौन आएगा और वाकई उससे क्या होगा? इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में इनका। जो अगर आप रिसेंट स्टेटमेंट्स देखें, एक तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो 5 लाख से ज़्यादा जिसके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो एक क्लियरली नज़र आ रहा है कि उससे नीचे वाला शायद जो इनका मेनली टारगेट नहीं है, लेकिन जो 5 लाख से ज़्यादा जिसके पास पड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, टैक्स नेट में आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आता है तो ऑब्वियसली ये फिर आगे अगले स्टेप में नोटिस भेज सकते हैं। 5 करोड़ 30 लाख बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसको नोटिस मिलता है ये अभी बहुत कबलस वक्त है कहना। मेरे ख्याल में ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर बैंकिंग डेटा आएगा तो फिर ज़ाहिर FBR का डेटा भी है, किसी के पास 1800 सीसी गाड़ी भी है और 50-60 लाख भी पड़े, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये ठीक है कि वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो मेरा मकसद है पूछने का और जो एक आम आदमी का सवाल है वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है एक बार फिर जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं सारा एक्शन उनके गिर्द है, सारी मालूमात उन्हीं की ली जा रही है और एक्शन भी वहीं पर होगा? देखिए, मुलाजमत पेशा अफराद लेकिन फाइलर्स के अंदर अगर 18 लाख हैं तो उसमें 6 लाख तकरीबन ऑलरेडी हैं फाइलर जो कि मुलाजमत पेशा हैं, तो वो तो शायद ऑलरेडी टैक्स, मैं भी फाइलर हूँ तो हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं है। मेरे ख्याल में जिन्होंने पैसा छुपाया हुआ है, डिक्लेयर नहीं किए हुए एसेट्स, उनके लिए शायद परेशानी हो सकती है। और वो फाइलर जिसने थोड़ा सा रद्दोबदल करके टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसके लिए परेशानी है? इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसकी क्या इन्फॉर्मेशन इनके पास है, क्योंकि कुछ इन्होंने अभी जो चीज़ें देखी, जैसे मेरा अपना था, मेरे नाम पे सुजुकी मैरान, वो शो नहीं हो रही थी, फिर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो डेटा नहीं भी शो हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे पास है, हमने ये पार्शल डेटा है। तो ये कोई साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, पता नहीं। और मुझे पता है वो गाड़ी उनके पास FBR से रजिस्टर्ड डेफिनेटली होगा, तो शायद ये चाह रहे हैं कि लोग खुद से कांटेक्ट करें कि हमारे पास ये है, ये खुद से लिखा फाइलर बन जाएं, खुद से फाइलर बन जाएं। बस उन्होंने दिखा दिया कि आधी चीज़ हमने आपकी दे दी है, आधी रोक के रखी हुई है। ये पार्शल डेटा, इसका मतलब सारा हमने आपको दिखाया नहीं है, ये सिर्फ सैंपल है। और अभी ये स्टार्ट की एक्सरसाइज उन्होंने, तो बेसिकली आगे जाके उनके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये आपको लगता है इट्स अ वेरी गुड स्टेप, स्मार्ट स्टेप? मेरे ख्याल में बिल्कुल है स्मार्ट स्टेप, लेकिन इसमें एक जो रिस्क है वो जो कुछ मैंने देखा ट्विटर पर डिस्कशन शुरू हो गई थी जब हमाद अजहर साहब ने, जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट की थी, लोगों ने सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात की थी। और मैं आपको बताऊं शोएब कि मेरा जो डेटा इसमें जो मेरे सामने आया, एंड आई वाज लिटरली टेरिफाइड कि अगर ये डेटा किसी के हाथ में चला गया तो मेरा तो कबाड़ हो जाएगा। मतलब आपके पूरा खानदान, आपकी बैंक अभी बैंक का डेटा नहीं आया, लेकिन बाकी इनकम और बहुत सेंसिटिव डेटा है, इसलिए हुकूमत को ये जरूर देखना होगा कि वो डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो, सिक्योरिटी 100% होनी चाहिए। इस पे जो FBR के चेयरमैन उन्हें शबर जरी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम इसको, इस पे आप परेशान ना हो, सिक्योरिटी हम इसकी इंश्योर करेंगे, होनी भी चाहिए। लेकिन हम, आप टेक्निकल लोग नहीं है, मैंने रिस्क फैक्टर ऑलवेज, मैंने इस पे एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात की जो हैकिंग वगैरह को समझते हैं। उनका यही कहना था कि जिस तरह से ये लॉन्च हुआ है, अगर तो इन्होंने जो एक लाइफ साइकिल होती है किसी भी इस तरह की ऐप की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उससे गुजरा है डेवलपमेंट साइकिल से, और इसकी थर्ड पार्टी टेस्टिंग करवाई है इंडिपेंडेंट के, इसमें वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि हैकर्स का प्राइम टारगेट हो सकता है। पहले ही होता था FBR का डेटा अलग पड़ा है, बैंकिंग का अलग पड़ा है, नादरा का अलग पड़ा, आपने सारा एक जगह डाल दिया। तो ये प्राइम टारगेट है हैकर्स का। तो ये बेहतर नहीं है कि अगर एक्सेस ना दें शहरियों को, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने डाटा चेक करना है अपना, और एक और शख्स जो मैं चाह रहा हूँ वो चेक ना करे, लेकिन अगर उससे मेरी इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इल्म है तो वो एक्सेस कर सकता है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। वक्त बिल्कुल हमारे पास जो है ना वो सिमट के रह गया। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे इस सिलसिले में। अगेन हमको कहना पड़ेगा स्मार्ट मूव है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, भाव है, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन बड़ी क्लियर होने जा रही है। आगे की खबर क्या है मुझे पता चल गया है। पाक फजाए का लड़ाका तैयार है, F-17 थंडर, इसकी हम बात करें क्योंकि खूब धूम मची है पेरिस में एयर शो। इसके इख्तितामी दिन शायकीन की बड़ी तादाद ने F-17 थंडर का फजाई मुजाहिरा किया। लड़ाका तैयारी की घन गरज और पायलट की महारत जरा आपको दिखाते हैं। पलटना, और अगर कहीं पर आपने ये पढ़ा है कि इसकी जो रिवर्स फ्लाइट थी अगर कंपेयर करें को राफेल तैयारों से, तो वो सिर्फ फेक न्यूज़ है, उस पर ना जाइएगा। एनीवेज अब बढ़ते आगे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, यहाँ पर आपको एक जगह दिखाएंगे, रंग बिरंगे मुनफरिद फूल हैं, और जो इलाका वैसे इतना खूबसूरत हो, और जब फूल रंग बिरंगे हो तो फूलों की वादी कह देते हैं हम इसको। तो फूलों की वादी पर रिपोर्ट तैयार किया अमीरुद्दीन मुगल ने। रंग बिरंगे फूलों ने हसीन नजारों को मजीद खूबसूरत बना दिया। फूलों से वादी नीलम के पुरफिजा इलाके किया शरीफ में हर तरफ रंग ही रंग बिखर गए। वादी नीलम में सिर्फ यहाँ किया शरीफ नाला पे ही पाए जाते हैं, बाकी हम जब भी यहाँ आते हैं देखते हैं बहुत खूबसूरत हैं। बाकी नीलम वैली में कहीं भी ये फूल नहीं पाए जाते। बिना खुशबुओं के फूलों की खूबसूरती देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। अमीरुद्दीन मुगल, समा, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर।
अरे यार चार्जिंग इसकी खत्म हो गई है किरण, चार्जिंग की केबल तो दे दें। मैं नहीं दे रही। क्यों? ऐसे चले आगे बता देते, बता दें। वैसे मैं बताऊं किरण, कंजूसी की जरूरत नहीं थी मुझे। अगर ये टेबल ऐसी होती किरण कि इससे ऑटोमेटिकली चार्ज, आपका फोन भी चार्ज हो रहा, लैपटॉप भी चार्ज हो रहा हो, मतलब जो चीज़ें उस टेबल पे हैं चार्ज नहीं, फिर ना ये हमें स्विच नहीं करना पड़ेगा एक केबल। एंड हर घर दफ्तर यहाँ पर चार्जिंग के प्लग और चार्जर की टेंशन थोड़ी खत्म हो गई है, क्योंकि हिस्पैनवी कंपनी इन्होंने ई बोर्ड की सूरत में शमसी तवानाई जमा करने वाली मेज़ मुतारिफ करा दी है, जिस मेज़ की हमें भी ज़रूरत है। एक वक्त में कई आलात चार्ज कर सकती है ई बोर्ड मेज़। ये सूरज या मसनूई रोशनी से भी तवानाई बना सकती है, और अगरचे पहली नज़र में ये एक सादा सी मेज़ दिखाई देती है, लेकिन इतनी सादा नहीं है ये। जदीद टेक्नोलॉजी रास्ता है ये मेज़, और इसमें 1 2 नहीं बल्कि कितने किरण 50 चार्जिंग कॉइल लगे हैं, यानी एक वक्त में 3 से 4 आलात को इस पर चार्ज किया जा सकता है बाआसानी। हाँ, अगर किसी फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग की सहूलत नहीं तो मेज़ के साथ 2 एडाप्टर्स भी फराहम किए जा रहे हैं, वो भी चार्ज हो सकते हैं। और अच्छी बात तो ये भी है कि मेज़ को किसी प्लग में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये यूं ही सादा सी हसीन सी खड़ी खड़ी बैठी बैठी सी दिखाई देगी। ये सूरज की रोशनी से बिजली बना, अगर धूप गायब हो जाए तो मसनूई रोशनी से भी ये तसल्ली बख्श काम करती है, तो तसल्ली रखिए, कोई बात नहीं। डे लाइट ना भी हो तो काम चल जाना है, लाइट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। और जैसा कि मूवीज़ में होता है वैसे ही कुछ हकीकत में हो गया। फ्रांस में चालाक धोखेबाजों ने वफाकी वजीर खारिजा का सिलिकॉन मास्क पहनकर मुख्तलिफ लोगों से राबिते किए, और यही नहीं, $9 करोड़ लूट लिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धोखेबाजों ने फ्रॉड के लिए मिशन इम्पॉसिबल को यूं पॉसिबल कर दिया उन्होंने कर दिया। एग्जैक्टली ये वफाकी वजीर का करीबी साथी बताया जा रहा है। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होगी, और ये भी कहा जा रहा है कि वजीर खुद वीडियो पर बात करेंगे, ऐसा कहा जाता था जो धोखेबाज थे उनकी तरफ से। तो जो जालसाज थे उन्होंने फ्रांसीसी, यूरोपी अहम शख्सियात, सियासतदान, ताजिर, खैराती इदारे और दीगर को फवाइद का लालच दिया और उनसे रकम बटोर ली। और यही नहीं, जो ड्रामा रचाकर कहा गया कि कई फ्रांसीसी शहरी मुसलमान शिदत पसंदों के कब्जे में हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए हमें अतिया चाहिए। तो इस तरह तकरीबन $9 करोड़ की रकम जमा हुई, जो कि पाकिस्तानी रुपए में देखें तो तकरीबन 15 अरब। सिर्फ इस खबर से ना सिर्फ और सिर्फ यही नहीं पता चलता कि बेवकूफ़ उन्होंने बनाया कैसे, कितना कितना उन्होंने फिल्मी अंदाज अपनाया, कितनी कामयाबी से किया। ये भी देखिए कि नफरत के नाम पर लोग किस तरह से लुट गए। ना नफरत पालते ना ये दिन आते हैं। एग्जैक्टली। अब एनीवेज मैं कल से सोचता किरण, जब भी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ ना, हमारे बुलेटिन देख रहा हूँ, मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट इसमें लगती है। वो कौन सी भला? तांगा सवारी, शाही सवारी सवाल का शिकार है, बिल्कुल ऐसे लेकिन मुल्तान से खबर है। मुल्तान में शाही सवारी, चांद गाड़ी और रिक्शे, चांद गाड़ी रिक्शे ने बेसिकली उनके किरण किस तरह से जेर कर दिया उसको, नहीं चांद गाड़ियाँ रिक्शे हैं। इसकी वजह से अब देखते हैं कि डिमांड खत्म हो गई है जो तांगा था, लेकिन तांगा बानों की ज़िंदगी किस कदर है मुश्किल, राशिद अमीद ने उनकी ज़िंदगी पर अहाता किया, आपको दिखाएंगे। टांगे वाला खैरमंदा हो, तांगे वाले की खैर मांगने वाला अब कोई नहीं। आवाज लगाता ये है मुल्तान का 55 साला चाचा जुल्फिकार। दिन भर में जितना कमाए सब घोड़ा खा जाए। अब ज़रा मुश्किल में काम आ गया, तो रोजी जो सी है घट बद है, रिश्कों की ज़्यादा है, तो टांगे की वही रोजी है जो 500-600 रुपये कमाते हैं, जो घोड़ा खा जाता है। रिक्शों ने ना सिर्फ तांगे की जगह ली, बल्कि इसके शोर में घोड़े की टक टक करती आवाज़ ही गायब कर दी। हमारा तो ज़ौक़ शौक़ है, हम तो चाहते हैं अगले का भी भला हो, हमारे जेब से जाएंगे उसकी बेचारों की घर की रोजी रोटी चलेगी। जदीद दौर में वक्त का पहिया तांगे को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। ऑटो रिक्शों की भरमार ने शाही सवारी की रौनक छीन ली है, जिससे तांगाबान परेशान हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद अमीद समा, मुल्तान। आप कभी तांगे पे बैठी हैं किरण? मैं बैठी थी, पीछे की तरफ से बैठी थी, स्लिप हो रही थी तो मम्मा ने पकड़ा था। एक्सपीरियंस है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो एक्सपीरियंस जरूर करें, बिकॉज इट्स अमेजिंग। एनीवेज वक्त हो गया खत्म, मुलाकात होगी कल दोबारा, तब तक के लिए आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज। आपने कहना होता है।